इस प्रकार एक शानदार युद्ध और एक साहसिक बचाव कार्य समाप्त हुआ। फिर पूर्वी सागर के बीच में आड़ू के फूलों के एक द्वीप पर 15 लोगों ने एक साथ जीने और मरने की कसम खाई। छोटू इस बात से काफी खुश था कि यह सब कैसे हुआ। अब उसके पास देश के सभी कोनों से भाई बहन थे। बहुत सारे अच्छे दोस्त होना हमेशा एक फायदा साबित होता है, और वह जल्द ही उन दोस्तों के साथ 4 संस्थानों के बीच बड़ी मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में फिर से मिल जाएगा। तथ्य यह है कि सभी प्रकार के रूढ़िवादी संगठनों के विशेषज्ञों को प्रतियोगिता में दर्शक के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसका अर्थ था कि यह पूरे महाद्वीप को शामिल करने वाला एक भव्य अवसर था। ब्लैक डिफाइड सम्राट राजवंश, जो आधिकारिक तौर पर सभी भूमि पर शासन करता था, इस अवसर की देखरेख के लिए प्रतिनिधियों को भेजता था। कभी कभी सम्राट स्वयं अपनी महिमा और शक्ति को रेखांकित करने के तरीके के रूप में अपनी ऊर्जा कलाओं का प्रदर्शन करने आते थे। यह एक ऐसा अवसर था जिसमें बड़े संस्थान अपनी शीर्ष प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर सकते थे। इसके अलावा यह संस्थानों के लिए अपनी शीर्ष प्रतिभाओं अर्थात उन व्यक्तियों की पहचान करने का एक तरीका था जो अपने अपने संगठनों के भविष्य के विकास का नेतृत्व करेंगे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सत्य ड्रैगन, सूर्य चंद्र और सागर देव संस्थान डेमी इमोर्टल संस्थान की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली विशेषज्ञों को प्रतियोगिता में ला सकते हैं, तो यह पूरी तरह से संभव है कि डेमी इमोर्टल संस्थान को अब भूमि में नंबर 1 संस्थान के रूप में नहीं जाना जाएगा। यह कुछ ऐसा था जिसे डेमी इमोर्टल संस्थान के नेतृत्वकर्ता बुजुर्ग, महान बुजुर्ग, प्रमुख बुजुर्ग और प्रमुख आदर्श बुजुर्ग संभवतः बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। छोटू ने बहुत पहले ही संस्थान में कुछ तनावपूर्ण माहौल को नोटिस कर लिया था, और कई विशेषज्ञ अपनी साधना पर काम करने के लिए एकांत में चले गए थे, जिनमें उसकी चाची माहिरा और यहाँ तक कि पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स भी शामिल थीं। ठीक है, मुझे आंटी माहिरा के लिए कुछ जीवन शक्ति वाला झरना लाने की जरूरत है, तब वह वाकई बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। जब पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स एकांत से बाहर आएगी और मुझे देखेगी तो वह निश्चित रूप से चौंक जाएगी। जब तक पवित्र बेटी मैनी फ्लावर्स लीजेंडरी स्तर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो जाती, तब तक वह वर्तमान में छोटू के समान शक्ति स्तर पर होगी, और अगर वह पूरी ताकत से प्रयास करता तो वह शायद उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। बेशक अगर वह लीजेंडरी बन जाती तो उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे छोटू उसे जीवन शक्ति का झरना दे सके, जिससे उसे सफलता मिल सके। एक बात के लिए यह जीवन शक्ति प्रदान करता है, न कि वह महत्वपूर्ण ऊर्जा जो कि लीजेंडरी स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक थी। इससे भी अधिक प्रासंगिक, अगर इस मामले के बारे में बात फैलती है और क्राउन प्रिंस सोसाइटी के लोगों को पता चलता है, तो वे तुरंत जान जाएंगे कि वह उन्हें लूटने के लिए जिम्मेदार है, जो परेशानी भरा साबित हो सकता है। यद्यपि पवित्र पुत्री मैनी फ्लावर्स शक्तिशाली थी, लेकिन वह युवराज से उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। कहानियों के अनुसार क्राउन प्रिंस सिर्फ एक लीजेंडरी ही नहीं था, वह लीजेंडरीज में एक शीर्ष विशेषज्ञ था। वह कुलपति पवन और बादल से भी ज्यादा शक्तिशाली था। अन्यथा उन कुलपतियों ने अपनी आखिरी मुलाकात के दौरान पवित्र बेटी मैनी फ्लावर के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार नहीं किया होता। छोटू ने अपने सभी नए भाई बहनों को जाते हुए देखा। आखिरकार वह आड़ू के फूलों के द्वीप पर अकेला था, और फिर भी वह वहां से नहीं गया। इसके बजाय उसने थोड़ी देर के लिए सुंदर दृश्यों का आनंद लेने का फैसला किया। हालांकि इस द्वीप का कोई नाम नहीं था, लेकिन इस पर लगे आड़ू के पेड़ साधारण नहीं थे। वे शानदार रंगों के साथ खिलते थे और एक मजबूत औषधीय सुगंध छोड़ते थे। वे बहुत बड़े भी थे, गहरे हरे रंग के तने जो जेडाइट से मिलते जुलते थे। छोटू ने तलवार की ऊर्जा की एक धारा भेजी और एक पेड़ की शाखा को काट दिया, जिससे एक अत्यंत सुगंधित पन्ना हरा रस बह निकला। स्पष्ट रूप से ये पेड़ बहुत उच्च गुणवत्ता वाले आत्मा पौधे थे। इसके अलावा द्वीप को और करीब से देखने पर यह स्पष्ट था कि यहाँ पेड़ प्राकृतिक रूप से नहीं उग रहे थे, बल्कि उनकी देखभाल मानव हाथों द्वारा की जा रही थी। पहुंचने पर न तो छोटू और न ही उसके किसी दोस्त ने किसी बस्ती के निशान देखे थे, न ही उन्होंने कोई हवेली की गुफा देखी थी जहां कोई एकांत में रह सकता हो। यह जरूरी नहीं कि असामान्य हो। द्वीप समुद्र में, आकाश में सितारों या गो बोर्ड पर गो टुकड़ों की तरह बिखरे हुए थे, जबकि मनुष्य बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए थे। यह देखते हुए कि हर जगह पानी के नीचे आत्मा मध्याह्न थे। ऊर्जा कला के स्वामी के लिए आत्मा के पौधे उगाने के लिए व्यक्तिगत खेतों की तरह द्वीपों का उपयोग करना असामान्य नहीं था। इस प्रकार यह संभावना थी कि जो भी इन पेड़ों की देखभाल करता था वह अंततः वापस आ जाएगा। अरमान ने छोटू को जो बताया था उसके अनुसार शैतान राक्षस द्वीप के आसपास के क्षेत्र में मौजूद कई खूबसूरत पवित्र भूमियों को बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। ऊर्जा कला के स्वामी शैतान राक्षसों के निरंतर खतरे से निपटना नहीं चाहते थे। जाहिर है यह द्वीप वास्तव में ऐसा ही था।
हवा में उड़ते हुए छोटू ने चारों ओर देखा और पुष्टि की कि द्वीप अंत से अंत तक केवल 5 किलोमीटर दूर था और लगभग अर्धचंद्राकार था। इसके अलावा पेड़ों के बीच उड़ने वाले विभिन्न पक्षियों से ऐसा लग रहा था कि वहां कोई खतरनाक शैतान मौजूद नहीं था। छोटू ने अपनी असली ऊर्जा हवा में छोड़ी, धीरे धीरे पूरे द्वीप को कवर किया। जब उसने इसके लेआउट का आकलन किया तो उसे एहसास हुआ कि द्वीप के बिल्कुल बीच में किसी तरह का आध्यात्मिक झरना था जो आध्यात्मिक ऊर्जा की एक स्थिर धारा उत्सर्जित कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं, उस आत्मा के झरने के बिना यह असंभव लगता है कि ये सभी पेड़ यहाँ उग रहे होंगे। पेड़ों से निकलने वाला रस ऊर्जा अभिसरण गोलियों से भी ज्यादा ऊर्जा कला साधना में मदद करेगा। हालांकि एक लाइफसीजर के लिए यह अपेक्षाकृत बेकार होगा। डेमी इमोर्टल संस्थान में वापस जाने से पहले छोटू अपनी कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार तकनीक और अजेय राजा की मुट्ठी के साथ थोड़ा अभ्यास करना चाहता था, और यह निर्जन द्वीप ऐसा करने के लिए एकदम सही जगह लग रहा था। जाहिर है वह अपनी नर्क कुचलने वाली गॉड मैमथ की शक्ति का इस्तेमाल बड़ी प्रतियोगिता के बीच में नहीं कर सकता था, जहां बहुत से विशेषज्ञ मौजूद थे। इतने सारे बेहद जानकार लोगों की मौजूदगी में इसे छिपाने की कोशिश करना भी बहुत जोखिम भरा होगा। यहाँ तक कि सबसे धार्मिक और पाखंडी ऊर्जा कलाकार भी भूत सम्राट यम से भी बदतर शैतान में बदल जाएंगे अगर उन्हें लगे कि वे ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला पर अपना हाथ रख सकते हैं, और इसका नतीजा उनकी खुद की मौत होगी। इन सब के बावजूद वह बिना किसी बड़ी रणनीति के बस आंख मूंद कर आगे बढ़ना नहीं चाहता था। इसीलिए उसकी योजना नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत की असली ऊर्जा को लेना और उसे तलवार की ऊर्जा में बदलना था, जिसका इस्तेमाल उसकी कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार द्वारा किया जा सकता था। इससे तलवार की तकनीक ऐसी चीज में बदल जाएगी जो अतीत या वर्तमान में देखी गई किसी भी चीज से बढ़कर होगी। ऐसी तलवारबाजी की कला से वह आसमान में चमकते सूरज की तरह होगा, जो उससे लड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को पराजित करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही वह द्वीप के बीच में स्थित आध्यात्मिक झरने के पास पहुंच गया। वहां से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण उसके आसपास की हर चीज पूरी तरह से शुद्ध और स्वच्छ थी। झरने का मुंह एक छोटे से तालाब की तरह था जो अज्ञात गहराई तक फैला हुआ था। वास्तव में इसके तल को देखना असंभव था, जैसे कि झरना समुद्र की बहुत गहराई में उतरता हो। छोटू उसके पास बैठ गया और उसने ऊर्जा का एक क्षेत्र भेजा जिससे वह बाहर से देख रहे किसी भी व्यक्ति या राक्षस के लिए अदृश्य हो गया। मुझे कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार को अच्छी तरह से समझना होगा और फिर इसे अपनी सच्ची ऊर्जा के साथ जोड़ना होगा। हालांकि कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार एक शाही श्रेणी की ऊर्जा कला थी, लेकिन यह वास्तव में शाही श्रेणी के बिल्कुल शिखर पर मौजूद थी। जिस व्यक्ति ने मूल रूप से इसका आविष्कार किया था, उसने इसका इस्तेमाल सभी प्राणियों पर हावी होने, पहाड़ों को जमीन पर गिराने और पूरे समुद्र को वाष्पित करने के लिए किया था। इसकी तलवार की ऊर्जा जलते हुए सूर्य के सार से बनी थी और यह 10 सूर्यों के संयुक्त ताप के बराबर गर्मी उत्सर्जित करने में सक्षम थी। उसने कुछ समय पहले डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से पूरी तकनीक हासिल की थी, लेकिन कभी इसका गहन अध्ययन करने में समय नहीं लगाया था। सूरज आसमान में ऊपर की ओर चमक रहा था और जैसे ही उसने तकनीक पर काम करना शुरू किया, उसके सिर के ऊपर एक छोटा सूरज दिखाई दिया। 2 सूरज शानदार चमक के साथ चमक रहे थे, जिससे आड़ू के पेड़ों का पूरा द्वीप सुनहरे प्रकाश से ढक गया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे द्वीप में आग लगी हो। तलवार ऊर्जा अभिसरण। जैसे जैसे वह इस तकनीक के साथ काम करता गया, कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार की तलवार ऊर्जा एक घूमती हुई सुनहरी भंबर बन गई, क्योंकि सूरज की रोशनी उसमें समा गई। आकाश में जलते हुए सूरज के सार ने चमकदार रोशनी की कई किरणें बनाई, असली लपटें जो आग के सांपों की तरह तड़प रही थीं। तारा देवता को महसूस करना। छोटू की तलवार ऊर्जा भंवर एक ब्लैक होल की तरह थी जो क्षेत्र के सभी प्रकाश को अपने अंदर खींच रही थी और जिसके कारण आसपास के शैतान डर के मारे समुद्र की गहराई में डूब रहे थे। अंततः गुरुत्वाकर्षण बल ने आत्मिक झरने से ऊर्जा को इसमें खींचना शुरू कर दिया तथा इसे इसमें मौजूद आक्रामक पुरुषोचित ऊर्जा के साथ मिला दिया। इस क्षण तक छोटू ने अपनी कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार को स्टार भगवान को महसूस करने के स्तर तक पहुंचा दिया था। इससे संकेत मिलता है कि तकनीक का उसका संस्करण अपने मूल निर्माता द्वारा इच्छित स्तर तक पहुंच गया था। वह वास्तव में विशाल सूर्य में मौजूद तारा देवता को महसूस कर सकता था और अपने नवजात देवत्व के साथ उससे संवाद करके उसकी शक्ति को बुला सकता था। रात के घने अंधेरे में भी उसकी तलवार की ऊर्जा सूर्य की जलती हुई सच्ची लौ को बुला सकती थी, जो सारे अंधकार को दूर कर देती थी। इसे उचित स्तर तक विकसित करके कोई व्यक्ति सचमुच रात को दिन में बदल सकता है। वास्तव में अतीत के विशेषज्ञों ने इस क्षमता का उपयोग अपने आसपास ऐसे क्षेत्र बनाने के लिए किया था जहां कई महीनों तक रात नहीं होती थी। जाहिर है ये कुछ ऐसा था जो पौराणिक स्तर के साथ आया था, क्योंकि इसमें अंतरिक्ष के जादुई नियमों के रहस्यमय परिवर्तन शामिल थे।
एक बार जब छोटू ने स्टार भगवान को महसूस करने में सफलता प्राप्त कर ली तो उसने महसूस किया कि उसकी असली ऊर्जा तलवार ऊर्जा भंबर में प्रवाहित हो रही है और एक अवर्णनीय स्थिति तक पहुंच रही है। तलवार की ऊर्जा ऊपर की ओर उछली, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे 50 किलोमीटर तक सब कुछ कांप उठा, जो बादलों के समुद्र में और फिर उससे भी आगे चला गया। छोटू को महसूस हो रहा था कि दूर शून्य में आग का एक गोला था जो लगातार जल रहा था, किसी भी इंसान की तुलना में कहीं ज्यादा भव्य। ये देव आत्माओं की चीज थी, देवताओं की सेना द्वारा बनाई गई कोई चीज। ये सूरज था। सूर्य एक ऐसी चीज थी जो महापुरुषों या महान ऋषियों से भी बढ़कर थी। वास्तव में उस विशाल इकाई की तुलना में एक महान आर्शी एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं होगा। अपने विचारों को तलवार की ऊर्जा में डालकर ध्रुव विशाल जलते हुए सूर्य को महसूस कर सकता था और अपनी आत्मा पर पड़ रही तीव्र गर्मी को महसूस कर सकता था। अंततः तलवार की ऊर्जा उसके पास लौट आई, जिससे आड़ू के पेड़ों के द्वीप पर अंतहीन चिंगारियां बरसने लगीं। यह एक स्वर्गीय संकेत था कि उनकी ऊर्जा कला ने सूर्य की सच्ची ज्वाला को जगा दिया था। उस क्षण द्वीप की गहराई में कुछ ऐसा हुआ जो तलवार की ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है और हलचल मचाता है। अचानक आत्मा का झरना बहुत ठंडा हो गया। तारा देवता को पहचानने के स्तर पर पहुंचने के बाद छोटू सूर्य की वास्तविक ज्वाला को बाहर निकाल सकता था और इसका उपयोग तलवार ऊर्जा बनाने के लिए कर सकता था। जैसे जैसे उसकी साधना का आधार और अधिक मजबूत होता गया, उसकी तलवार की तकनीक दिव्य हो गई और यहाँ तक कि उसने लौकिक ज्वाला महल बनाने के लिए सच्ची ज्वाला का उपयोग भी किया। उसका रक्त धीरे धीरे सूर्य की तरह सुनहरा हो गया, जब तक कि अंततः वह खुद को सूर्य का वंशज नहीं कह सका। बेशक उसका खून पहले से ही इस हद तक शुद्ध हो चुका था कि उसका रंग चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा हो गया था। यह स्वर्ग से आए देवता का खून था जो सूर्य के खून से भी बढ़कर था। इसलिए उसे अपने खून को बदलने के लिए चिलचिलाती गर्म सच्ची ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में देवताओं की सेना के रक्त के साथ वह अपनी कॉस्मिक सन ऑफ फ्लेयर तलवार तकनीक को शक्ति के एक और भी अधिक स्तर तक ले जा सकता था, जब तक कि यह देवताओं द्वारा निर्मित किसी चीज की तरह न हो जाए। ऐसा करना सूर्य रत्न से सुधार करने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगा। कहानियों के अनुसार देवताओं की सेना ने ही सबसे पहले सूर्य का निर्माण किया था। आखिरकार वे सभी के स्वामी थे और उन्होंने ही सब कुछ बनाया था। जब आड़ू के वृक्षों के द्वीप पर आग की वर्षा हो रही थी, तब आत्मा के झरने से अतुलनीय रूप से ठंडी ऊर्जा फूट रही थी, जो बर्फ की क्रिस्टलीय परतों में बदल गई और ऊपर उठकर चिंगारियों के रास्ते को रोक दिया। ये देखते हुए कि द्वीप पर कितनी अधिक ठंडी ऊर्जा फैली हुई थी, ऐसा प्रतीत हुआ कि इसकी गहराई में अवश्य ही कुछ छिपा हुआ था जिसने इस हरकत को उकसाया था। उस अग्निवर्षा में प्रत्येक चिंगारी इतनी गर्म थी कि वह धातु को पिघला सकती थी और चट्टान को भेद सकती थी, और यदि वह वास्तव में द्वीप पर गिरती तो वह राख में बदल जाती और सभी पेड़ नष्ट हो जाते। यही एक कारण था कि ध्रुव ने अर्ध अमर संस्थान में साधना का यह सत्र करने से परहेज किया था। अगर उसने ऐसा किया होता तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाता, और इससे भी बदतर शायद संस्थान में गड़बड़ी फैल जाती और निश्चित रूप से लोग इसके पीछे के कारण की जांच शुरू कर देते। इसके विपरीत वह इस सुदूर द्वीप पर अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। आखिरकार अपनी जीवन शक्ति झरने के पानी और प्रचुर मात्रा में महत्वपूर्ण ऊर्जा के साथ वह किसी भी समस्या के पैदा होने के बारे में चिंतित नहीं था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में और भी अच्छे भाग्य का सामना कर रहा था। जैसे ही झरने से ठंडी ऊर्जा बाहर निकली, वह बर्फ के बादलों की तरह हो गई, जिसने चिंगारियों की तेज गर्म वर्षा को रोक दिया। बर्फ के बादलों से टकराने पर चटकने की आवाजें गूंजने लगीं। एक भी चिंगारी बच नहीं पाई। उन्हें बादलों ने हरा दिया, जो धीरे धीरे घने कोहरे में बदलने लगे। उस समय छोटू ने अपना हाथ हिलाया, जिससे चिंगारी की बाढ़ एक साथ घूमकर कई दर्जन मीटर लंबी एक ज्वलंत तलवार बन गई, जिसका उपयोग उसने बर्फ के बादलों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए किया। फिर उसने तलवार की ऊर्जा को अपने दांतियन क्षेत्र में खींच लिया, जहां यह एक ज्वाला की चिंगारी के रूप में संघनित हो गई, जो उसकी वास्तविक ऊर्जा के बीच तैर रही थी। सेंसिंग द स्टार गॉड का सबसे खास पहचान एक ज्वाला चिंगारी बनाने की क्षमता थी, जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करती थी। हालांकि यह बहुत छोटा था और लगातार टिमटिमाती थी, जैसे कि यह बुझ सकती है। यह वास्तव में सूर्य की सच्ची ज्वाला से बनी थी और खुद सूर्य की आत्मा की तरह थी। इस धुंध को तितर बितर कर दो। फिर उसने अपनी तलवार की ऊर्जा को उन्मुक्त कर दिया, जिससे सुनहरा जलता हुआ प्रकाश निकला, जो अग्नि पुष्पों, अग्नि वृक्षों, अग्नि कौओं, अग्नि पक्षियों, अग्नि घोड़ों, अग्नि कैलेंस, अग्नि ड्रैगन, अग्नि मानवों, अग्नि फाइनिक्स, अग्नि महलों और इसी तरह की चीजों में बदल गया। इसके बाद आग पूरे द्वीप में फैल गई, जिससे धुंध छंट गई और सूर्य की तेज रोशनी पुनः उस पर पड़ने लगी। चमत्कारिक रूप से
आड़ू के कोई भी पेड़ नहीं जले और वास्तव में वे पहले से भी अधिक शानदार ढंग से खिलते हुए दिखाई दिए। छोटू की तलवार की ऊर्जा वास्तव में पूर्णता के बिंदु पर पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पास अपनी आत्मा थी जो उसके कार्यों को नियंत्रित करती थी और उसे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अंधाधुंध नष्ट करने से रोकती थी। बर्फ के बादल और धुंध के चले जाने के बाद द्वीप लगभग पुनर्जन्म जैसा लगने लगा। आत्मा की धारा से अब कोई ठंडी ऊर्जा नहीं निकल रही थी, केवल आत्मा की ऊर्जा ही फैल रही थी जो पेड़ों को पोषण देने के लिए फैल रही थी। इस झरने में कुछ बहुत ही अजीब बात है। छोटू ने इसकी गहराई में देखा लेकिन कुछ भी नहीं देख सका, इसलिए उसने अंततः जांच करने के लिए सच्ची ऊर्जा की एक धारा भेजी। सच्ची ऊर्जा नीचे नीचे चली गई और उसका कोई अंत नहीं मिला। आखिरकार पानी इतना ठंडा हो गया कि उसकी असली ऊर्जा जमने लगी और जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया जगह चौड़ी होती गई। मुहाने पर तो झरना एक कटोरे के आकार का था, लेकिन यहाँ सतह से हजारों मीटर नीचे ये पहले से ही किलोमीटर चौड़ा था। वास्तव में यह ऊपर के द्वीप से भी ज्यादा चौड़ा था, लेकिन इसमें समुद्र का पानी नहीं था। यहाँ का पानी समुद्र के पानी जैसा नहीं था। समुद्र का पानी खारा था, लेकिन यहाँ का पानी मीठा और खुशबूदार था और इंद्रियों को जीवंत कर सकता था। लगभग 12,000 मीटर की गहराई पर ठंड का स्तर चौंकाने वाला था और ध्रुव की असली ऊर्जा इतनी जम गई थी कि वह मुश्किल से हिल सकती थी। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपनी असली ऊर्जा को सीधे नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति से मजबूत किया, जिससे वह बर्फ को ऐसे तोड़ पाया जैसे कोई पत्थर पीने के गिलास को कुचल देता है। जल्द ही वह 30,000 मीटर नीचे था। वहां उसने बर्फ की लगातार परतें देखीं जो इतनी ठोस थीं कि किसी भी सामान्य तरीके से टूट या पिघल नहीं सकती थीं। ये स्टील की तरह कठोर थी और इतनी ठंडी ऊर्जा से भरी हुई थी कि यह लगभग सभी अन्य प्रकार की सच्ची ऊर्जा को जमा सकती थी। अगर यह उसकी ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कला के लिए नहीं होता तो छोटू अपनी सच्ची ऊर्जा को इस गहराई तक डुबो नहीं सकता था। यहाँ तक कि होली डॉटर मैनी फ्लावर्स जैसे नॉन रियल लाइफ सीजर भी ऐसा नहीं कर सके। बर्फ की परतें अंतहीन और मौत की तरह स्थिर लग रही थीं। कहीं भी कोई जीवित चीज नहीं थी। ध्रुव की सच्ची ऊर्जा की धारा इधर उधर बह रही थी, जिसके लिए समय की हर सांस के साथ ऊर्जा की भारी निकासी की आवश्यकता थी। शुक्र है उसके पास इतना असीम भंडार था कि वह इस तरह की बर्बादी को आसानी से झेल सकता था। आखिर एक आत्मा के झरने के तल पर बर्फ का साम्राज्य क्यों होगा? यहाँ जरूर कुछ छिपा होगा। अन्यथा चिंगारियों की बारिश का मुकाबला करने के लिए इतनी ठंडी ऊर्जा क्यों ऊपर उठती? जैसे ही उसकी असली ऊर्जा आंखें इधर उधर घूमी, उसने अचानक महसूस किया कि जमे हुए पानी की गहराई में एक भयावह शैतानी ऊर्जा थी जो अचानक ऊपर उठी, मानो उस पर हमला करने के लिए। वह वहां है। कुछ दूरी पर बर्फ की गहराई में एक विशाल बर्फ का ड्रैगन था। यह सैकड़ों मीटर लंबा था और ऐसा लग रहा था कि यह बिना किसी प्रयास के बर्फ की परतों के बीच से निकल सकता है। यह गहरे नीले रंग का था और लगभग जेड या पत्थर की मूर्ति जैसा दिख रहा था जो असीम ठंडी ऊर्जा से धड़क रहा था। एक बर्फ ड्रैगन, एक असली ड्रैगन। असली जीवित ड्रैगन को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ज्यादातर मामलों में वे केवल सुदूर अतीत की पौराणिक कहानियों में ही मौजूद थे। यहाँ तक कि महान लोग भी ऐसे जानवर के सामने तुरंत पीछे हट जाते थे। आधुनिक समय में सबसे शक्तिशाली प्राणी ड्रैगन नहीं बल्कि फ्लडवर्म थे और दोनों ही आधारभूत स्तर पर भिन्न थे। आश्चर्य की बात यह है कि इस आत्मिक झरने की गहराई में आड़ू के पेड़ों के द्वीप के नीचे बर्फ का एक साम्राज्य था, जिसके भीतर एक वास्तविक बर्फ का ड्रैगन छिपा हुआ था। रुको, नहीं, ये कोई असली ड्रैगन नहीं है। ये एक तलवार है, एक दिव्य तलवार। हालांकि छोटू की असली ऊर्जा हारने वाली लग रही थी, लेकिन यह उस समय था जब वह झरने के मुहाने के बगल में द्वीप पर ऊपर बैठा था। उसने कहा, नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ आकाशीय पिंडों को बाहर ले जा सकते हैं और सूर्य और चंद्रमा को अंदर ले सकते हैं। उसके अंदर की सारी सच्ची ऊर्जा झरने की ओर प्रवाहित हुई, जिससे नीचे उतरती सच्ची ऊर्जा की धारा एक विशालकाय जानवर के सूंड जैसी चीज में परिवर्तित हो गई। उसके ऊपर एक देवता जैसी आकृति दिखाई दी, जिसका सिर हाथी जैसा और शरीर मानव जैसा था, जिसकी सूंड झरने की गहराई में मौजूद किसी भी खजाने को सोखने में सक्षम लग रही थी। ड्रैगन के लिए ध्रुव को उसका असली रूप दिखाई दे रहा था, जो लगभग 1 मीटर लंबी गहरे हरे रंग की एक लंबी तलवार थी। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे जेड से गढ़ा गया हो। इसकी आभा उस केकड़े जैसे शैतान से कम शक्तिशाली नहीं थी जिससे उसने हाल ही में लड़ाई की थी। बर्फ के ड्रैगन के लिए यह केवल तलवार से निकलने वाली ठंडी ऊर्जा का प्रकटीकरण था। यह एक दिव्य तलवार थी जिसमें पहले से ही अपनी आत्मा थी। जाहिर है यह इस झरने की गहराई में छिपी हुई थी क्योंकि यह मजबूत हो रही थी। यह लगभग किसी पूर्ण दानव शैतान की तरह था जो व्यक्तिगत साधना का अभ्यास करते हुए छिपा हुआ था। क्या अविश्वसनीय तलवार है? छोटू ने सोचा। अद्भुत,
मैंने पहले कभी ऐसी तलवार नहीं देखी। मुझे आश्चर्य है कि किस शक्तिशाली विशेषज्ञ ने इसे यहाँ छोड़ दिया, इस झरने में बंद प्राचीन बर्फ की परतों पर भोजन करते हुए। बाहरी दुनिया में कभी नहीं देखा गया। मुझे इसे प्राप्त करना होगा। अगर मैं इसे अपनी कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार तकनीक के साथ मिलाता हूँ तो आग और बर्फ के पूरक पहलू इसे इतना शक्तिशाली बना देंगे कि मैं ऊर्जा कलाकारों की दुनिया पर हावी हो सकता हूँ। ध्रुव तुरंत उत्साहित होने लगा। हालांकि ये एक बहुत शक्तिशाली तलवार थी जो बर्फ के रहस्यमय साम्राज्य में स्थित थी। यहाँ तक कि एक महान व्यक्ति को भी इसे वश में करने में परेशानी होगी। छोटू उस समय केवल इतना ही कर सकता था कि अपनी असली ऊर्जा का उपयोग तलवार से संघर्ष करने के लिए करे। उम्मीद है कि इसे वश में कर ले और फिर इसे गहराई से बाहर निकाल ले। जाहिर है वह अपने मांसल शरीर के साथ झरने की गहराई में प्रवेश नहीं कर सकता था और इससे उसकी शक्ति का प्रयोग काफी हद तक सीमित हो जाएगा। जाहिर है यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। किसी महान विशेषज्ञ ने तलवार वहां छोड़ी होगी, जो शायद कोई महान व्यक्ति था। छोटू द्वारा नियंत्रित सच्ची ऊर्जा का विशाल ट्रंक बर्फ के रहस्यमय साम्राज्य की गहराई में फैल गया और फिर सीधे बर्फ ड्रैगन की ओर बढ़ गया। जहां तक ड्रैगन का प्रश्न है, उसने घृणा से देखा और फिर वास्तविक ऊर्जा ट्रंक पर हमला कर दिया। बर्फ के ड्रैगन के रूप में प्रकट हुई तलवार ने अपने पंजों से वार किया, जिससे ठंडी ऊर्जा की क्रिस्टलीय धाराएं बाहर निकलीं और ध्रुव की असली ऊर्जा सूंड के चारों ओर बेड़ियों की तरह लिपट गईं। सच्ची ऊर्जा का उलटा प्रभाव। सूंड फड़फड़ाई जिससे बेड़ियां टूट गईं। नवजात दिव्यता अवतार। छोटू ने झरने की गहराई में और अधिक सच्ची ऊर्जा डाली, जिससे एक हाथी के सिर और मानव शरीर के साथ एक मानव जैसी सच्ची ऊर्जा का प्रकटीकरण हुआ। व्यक्तिगत रूप से प्रकटीकरण को नियंत्रित करते हुए छोटू ने इसे नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति के साथ बर्फ के ड्रैगन पर हमला करने के लिए भेजा। इस बिंदु तक वास्तविक ऊर्जा की भारी बर्बादी के कारण ध्रुव के कुल भंडार का आधा हिस्सा ही शेष रह गया था। आखिरकार हाथी के सिर और मानव शरीर वाले दिव्य प्रक्षेपण को असली युद्ध कौशल को उजागर करने में सक्षम होने के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन की आवश्यकता थी, जो छोटू में सक्षम था। अन्यथा यह कुछ ही क्षणों में बर्फ के ड्रैगन द्वारा कुचल दिया जाएगा। जीवन शक्ति झरने का पानी। जीवन शक्ति झरने के पानी की एक बूंद उसके अंगूठे की अंगूठी से निकली, उसके मुंह में प्रवेश कर गई और तुरंत सच्ची ऊर्जा में घुल गई, जिससे वह पुनः भर गया और उसे स्फूर्ति प्रदान की। यह तथ्य कि उसे जीवन शक्ति झरने का सहारा लेना पड़ा बहुत कुछ बताता है। स्पष्ट रूप से उसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस दिव्य तलवार को वश में करने की कोशिश नहीं कर सकता था। जैसे ही झरने की बर्फीली गहराई में लड़ाई चल रही थी, अचानक गॉड मैमथ के हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। एक भाला जो स्वर्गीय दुनिया की सफाई करने वाली ज्वाला से जल रहा था। नरकीय देवता का भाला प्रकट हुआ था। भूतों की चीख और देवताओं की चीख के साथ यह नर्क का ही दृश्य था। जल्दी से आना। भाला बर्फ के ड्रैगन में घुस गया और तलवार के गहरे हरे रंग के शरीर तक घुस गया। तलवार क्रोध से धड़कती हुई प्रतीत हुई तथा उसने अपने चारों ओर के अंधकार में और अधिक ठंडी ऊर्जा प्रवाहित कर दी। बर्फीले ड्रैगन की तलवार और नरकीय देवता भाले के बीच दर्जनों बार टकराव के दौरान पिंगिंग की आवाजें गूंज उठीं। जीवन शक्ति के झरने के पानी के साथ छोटू की असली ऊर्जा लगभग असीमित थी। किसी भी अन्य परिस्थिति में उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। वास्तव में जब वह प्रीहेवन डेविल आई में 5 शैतान विस्कॉन्ट से लड़ रहा था, तब भी उसकी असली ऊर्जा खत्म होने के करीब भी नहीं थी। इससे यह कल्पना की जा सकती है कि यदि वह इस दिव्य तलवार को अपने अधीन करने और लेने में सफल हो जाता तो उसे कितना लाभ होता। वास्तव में ऐसा करने के लिए वह सावधानी को ताक पर रखने को तैयार थे। उससे निकलने वाली वास्तविक ऊर्जा क्रिस्टल या चीनी मिट्टी की तरह दिखती थी और जब वह धारा की बर्फ की परतों से टकराती थी तो वह महाकाव्य युद्ध को और तीव्र कर देती थी। वह देव मैमथ प्रक्षेपण अधिकाधिक भौतिक होता गया और उसने ऐसी आकाश कंपायमान पृथ्वी उलटने वाली शक्ति उत्पन्न की कि उसके चारों ओर की बर्फ पिघलने लगी और भाप में बदलने लगी। नरक की शक्ति और देवताओं की सेना की शक्ति। हर चीज का स्वामी, गौरवशाली और शक्तिशाली नरक को कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति अपनी वर्तमान सीमा पर काम कर रही थी, जिससे देवताओं की सेना की प्रशंसा करने वाले सुंदर धर्म ग्रंथ यहाँ वहां घूम रहे थे, जैसे स्वर्गदूतों का गायन। अनादिकाल तक जमने वाली ठंड अचानक एक हल्की सी कराह गूंजी, जैसे किसी रहस्यमयी भूत देवता का जाप। तलवार पर पड़ने वाले अविश्वसनीय दबाव के कारण बर्फ का ड्रैगन धीरे धीरे लुप्त होने लगा था। लेकिन तभी तलवार से एक पहाड़ को गिराने वाली, समुद्र को बहा देने वाली ठंडी ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिसने सब कुछ जमा दिया और गॉड मैमथ को अपनी जगह पर बंद कर दिया। गॉड मैमथ की असली ऊर्जा का निर्माण शुरू हो गया और फिर उसने अपनी मुट्ठी से वार किया, जिससे बर्फ की परतें टूट गईं।
फिर उसने नरक देवता भाले से हमला किया, जो छोटू की मार्शल आर्ट की सर्वोत्कृष्टता की अंतिम अभिव्यक्ति थी। उस भाले का हर वार नरक देवता द्वारा आत्माओं को इकट्ठा करने के प्रहार की तरह था। स्वर्गीय दुनिया की सफाई करने वाली ज्वाला वसंत में ठंडी ऊर्जा के खिलाफ लड़ते हुए चमक रही थी। दिव्य तलवार को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वास्तव में यह कंपन करने लगी, जिससे झरने की गहराई से अचानक एक ठंडी लहर उठने पर गुनगुनाहट की आवाजें गूंजने लगीं। यह बिल्कुल काला था और इतना ठंडा कि गॉड मैमथ की असली ऊर्जा टूटने लगी और नरकीय देवता भाले पर स्वर्गीय दुनिया की सफाई करने वाली ज्वाला कम होने लगी। सर्वोच्च शीत लहर। छोटू ने चौंक कर बड़बड़ाया। वह जानता था कि शुद्धतम तीव्र प्रकार की शीत लहरें पृथ्वी की गहराई में उत्पन्न होती हैं और उन्हें सर्वोच्च शीत लहरें कहा जाता है। चंद्र कोरोना के दौरान रात के सबसे गहरे हिस्से में ठंडी ऊर्जा भूमि में रिसती है, जिससे सब कुछ जम जाता है। यह एक ठंडी यिन ऊर्जा थी, ठंड की अंतिम अभिव्यक्ति, कुछ ऐसा जिसे शक्तिशाली लाइफ सीजर भी नहीं संभाल सकते थे। माना जाता है कि जब कुछ लाइफ सीजर्स एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे एक चरम शीत लहर को भड़का देते हैं, एक प्रकार का संकट जो पलक झपकते ही उन्हें झोंबी में बदल सकता है। छोटू को संस्थान में एक बुजुर्ग द्वारा भौगोलिक सिद्धांत के बारे में दिए गए एक व्याख्यान की याद आई। बुजुर्ग ने कक्षा को एक बंदी ऑक्टोनरी लाइफ सीजर का निरीक्षण करने के लिए ले जाया था, जो एक कॉन्क्लेव छात्र था, जो एक चरम शीत लहर के कारण दम तोड़ चुका था और एक झोंबी में बदल गया था। उसकी जमी हुई हड्डियों को देखकर कक्षा में सभी लोग डर से कांपने लगे थे। आश्चर्य की बात यह है कि इस बर्फीले ड्रैगन तलवार ने एक चरम शीत लहर को आमंत्रित किया था, जिसे ईश्वरीय शक्ति भी गंभीरता से लेने के लिए बाध्य होगी। ठीक है, यिन यांग को जन्म दे सकता है। मैं इस सर्वोच्च शीत लहर का उपयोग अपनी कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए करूंगा। इसके लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ा, लेकिन छोटू ने हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की और साथ ही साथ अपनी कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार को भी निकाल दिया। तलवार को भगवान की तरह मानो, भगवान को स्वर्ग की तरह मानो। हे महान सूर्य, अपनी जलती हुई ऊर्जा को छोड़ो। जैसे ही छोटू ने कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार का स्मरण किया, उसकी ऊर्जा के समुद्र में ज्वाला की चिंगारी जीवन में भड़क उठी, ऊपर के सूर्य से जुड़ गई और प्रकाश की एक सुनहरी धारा को नीचे उतरने का कारण बना, जो तीक्ष्ण तलवार ऊर्जा का एक चमकदार विस्फोट बन गया। उंगली हिलाने से छोटू ने उस तलवार की ऊर्जा को झरने में भेज दिया। बर्फ के रहस्यमय साम्राज्य की गहराई में इसने मानव रूप धारण कर लिया। एक तलवारबाज जिसने एक लंबा सुनहरा लबादा पहना हुआ था, जो हर पहलू में छोटू जैसा था, जिसके पीछे चमकते हुए प्रभामंडल घूम रहे थे। वह तलवारबाज बर्फ के ड्रैगन, तलवार और सर्वोच्च शीत लहर से लड़ने के लिए गॉड मैमथ के साथ विलीन हो गया। ये कोई और नहीं बल्कि छोटू की तलवार ऊर्जा से उत्पन्न सूर्य की दिव्यता थी। दुर्भाग्य से यह संयोजन बहुत कमजोर था। जैसे जैसे शीत लहर का प्रकोप बढ़ता गया, ऐसा लगने लगा कि यह संयोजन जल्द ही नष्ट हो जाएगा। एक गहरी सांस लेते हुए ध्रुव ने एक बार फिर सूर्य से सच्ची ज्वाला को बुलाया, फिर उसे नवजात देवत्व में भेज दिया, जिससे वह और अधिक सशक्त हो गया। शीत लहर के बीच में अग्नि प्रकार की तलवार ऊर्जा को शांत करना वास्तव में इसे बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका था। यिन यांग को जन्म दे सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी के मेल ने सही अंतहीन चक्र बनाया। स्वाभाविक रूप से छोटू ने उस सिद्धांत को समझ लिया। अब तक आसमान में अंधेरा छाने लगा था और सूरज की शक्ति भी कम होती जा रही थी। इससे वह लड़ाई और भी मुश्किल हो गई जो वह लड़ रहा था। और फिर भी मुश्किलों पर काबू पाना अक्सर संयम बरतने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे ही छोटू झरने के किनारे पर बैठा, निरंतर सच्ची ऊर्जा का प्रवाह भेज रहा था, उसके सिर के ऊपर सुनहरी रोशनी चमक उठी और आग की लपटें उसे चारों ओर से घेर रही थीं, जिससे वह किसी जलते हुए देवता जैसा लग रहा था। जल्द ही सूरज क्षितिज से नीचे चला गया और चांद उग आया। तुरंत ही दुनिया भर में कोमल चांदनी छा गई, जो यिन शक्ति का प्रकटीकरण था। पलक झपकते ही छोटू के लिए अपनी कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार तकनीक के साथ काम करना 10 गुना अधिक कठिन हो गया। हालांकि उसने हार मानने के बारे में सोचा भी नहीं था। अपना ध्यान दोगुना करते हुए उसने डूबते सूरज की ओर हाथ बढ़ाया, सूरज की रोशनी के उस पतले धागे को पकड़ने की पूरी कोशिश की जो कुछ ही देर पहले बाल्टी जितना मोटा था। जल्दी से आना। झरने की गहराई में कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार की नवजात दिव्यता शीर्ष शीत लहर द्वारा जम गई और फिर बिखर गई। जैसे ही यह बिखरी, ध्रुव गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जीवन शक्ति झरने के पानी की एक और बूंद उसके मुंह में उड़ गई, जिसका उपयोग उसने अपने घावों को ठीक करने और अपनी वास्तविक ऊर्जा को उसकी सीमा तक बहाल करने के लिए किया। प्रकाश की सुनहरी किस्में जो गोस्मर धागे की तरह पतली थीं, अब चॉपस्टिक की तरह मोटी हो गई थीं, और जैसे ही वे झरने की गहराई में बह गईं, उन्होंने एक बार फिर कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार की नवजात दिव्यता का आकार ले लिया। फिर पूरा चक्र दोहराया गया, फिर से और फिर से। छोटू को यह याद नहीं रहा कि नवजात दिव्यता कितनी बार नष्ट हुई।
हालांकि वह महसूस कर सकता था कि तलवार की ऊर्जा बदल रही थी और सूर्य के साथ एक गहरा संबंध बना रही थी। जल्द ही वह ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां उसके मन में केवल एक ही चीज थी, जो उगता हुआ सूरज था, जो सारी बुराई और अंधकार को दूर कर सकता था। वह पूरी तरह से उज्जवल और धार्मिक महसूस कर रहा था, जैसे कि उसके मन और आत्मा को बपतिस्मा दिया जा रहा था और उसकी तलवार की तकनीक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा रहा था। वह ज्ञान की ऐसी अवस्था में प्रवेश कर चुका था जिसमें सूर्य के अस्त हो जाने के बावजूद वह अभी भी उसकी आक्रामक पुरुषोचित शक्ति का आह्वान कर सकता था। जल्द ही रात का समय आ गया जब शीतलहर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में थी, और फिर भी उसके ऊपर जलती हुई सूर्य की असली लौ और भी तेज होती जा रही थी, जिससे हाथ जितनी मोटी रोशनी की धाराएं निकल रही थीं। रात बीत गई और वसंत में नवजात देवत्व अनगिनत बार पराजित हुआ। जल्द ही सूरज उग आया, जिससे यांग ऊर्जा भूमि में फैल गई। पलक झपकते ही छोटू की कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार तकनीक एक पल पहले की तुलना में 10 गुना शक्तिशाली हो गई। वसंत की गहराई में वापस यह आसानी से शीर्ष शीतलहर के खिलाफ लड़ने लगा, और इस प्रकार छोटू ने बर्फ के ड्रैगन तलवार से लड़ने के लिए लगातार सच्ची ऊर्जा भेजी। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। इस दौरान उसकी सच्ची ऊर्जा बार बार खत्म हो गई, लेकिन उसने इसे जीवन शक्ति झरने के पानी से भर दिया। उसकी सच्ची ऊर्जा पूरी तरह से संयमित हो रही थी और वह अविश्वसनीय धैर्य भी विकसित कर रहा था। यहाँ तक कि उसके एक्यूपॉइंट में सच्ची ऊर्जा के अवशेष भी अधिक परिष्कृत होते जा रहे थे। वह ऐसे लाभ और ज्ञान का अनुभव कर रहा था जो सामान्यतः केवल 10 वर्ष की साधना से ही प्राप्त होता है। बर्फ के ड्रैगन तलवार के लिए दुर्भाग्य से उसके पास छोटू जितना भंडार नहीं था, और 3 दिन और 3 रातों के बाद वह थकने लगी थी। आखिरकार उसने एक आखिरी हमले के लिए अपनी ऊर्जा जुटाई। बर्फ आत्मा स्विश। बर्फ की तलवार का अंतिम हमला हवा में 2 ब्रह्मांडीय सूर्य की चमक वाली तलवार की नवजात दिव्यताओं की ओर बढ़ गया। बर्फ की तलवार के लिए गॉड मैमथ की शक्ति इतनी तीव्र थी कि उसे सहन करना लगभग असंभव था। हालांकि 2 नवजात देवताओं से निकलने वाली शक्ति के बढ़ते स्तर के कारण तलवार यह भी बता सकती थी कि सर्वोच्च शीत लहर के कारण उसका दुश्मन, जो कि ऊपर जमीन पर बैठा मानव है, अपनी तलवार की ऊर्जा को नियंत्रित करने में सफल हो गया है। हालांकि वह भ्रमित और क्रोधित दोनों था, लेकिन वह यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन था। उसकी असली ऊर्जा इतनी प्रबल कैसे हो सकती है? 3 दिन और 3 रातों के निरंतर प्रयास के बाद भी उसकी ऊर्जा कम नहीं हुई थी। ऐसा कुछ जो केवल महान लोगों को ही करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही तलवार की अंतिम तकनीक के कंपन शुरू हुए, बर्फ की परतों के भीतर शीर्ष शीतलहर फिर से जीवंत हो उठी। फिर एक आवाज सुनाई दी, एक आवाज जो किसी प्राचीन आत्मा के जागरण से आती हुई प्रतीत हुई। प्राचीन काल की बर्फ आत्मा। जैसे ही तलवार की ऊर्जा के भीतर आत्मा जागी, बर्फ की परतों के भीतर असंख्य आत्मा जैसी आकृतियां प्रकट हुईं, जो फिर छोटू की तलवार की ऊर्जा की 2 धाराओं की ओर बढ़ीं, जहां वे फिर फट गईं। बूम 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 बूम। झरने की गहराई में विस्फोट की लहरें उठीं और ठंडी ऊर्जा ऊपर हवा में फैल गई, जिससे सूरज छिप गया। आड़ू के फूलों का पूरा द्वीप बर्फीले बादल से ढक गया, जिसके बाद बर्फ गिरने लगी। यह शीतलयन ऊर्जा की चरम अभिव्यक्ति थी। हालांकि छोटू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वास्तव में उसने बस झरने की गहराई में और अधिक सच्ची ऊर्जा डाल दी। जलती हुई गर्मी वाले गॉड मैमथ, इन आत्माओं को खत्म करो। मानव रूपी सच्ची ऊर्जा के 2 स्वरूप बड़े होते गए, जब तक कि वे ईश्वरीय प्रकाश से चमकने लगे और आने वाले हमले का मुकाबला करने लगे। इस बीच गॉड मैमथ ने अपनी सूंड को कमजोर बर्फ ड्रैगन तलवार के चारों ओर लपेटा और फिर उसे ऊपर की ओर खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में झरने से और अधिक ठंडी ऊर्जा निकली और एक गहरे हरे रंग की तलवार प्रकट हुई, जिसे हुक पर फंसी मछली की तरह धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। छोटू ने हाथ बढ़ाया, तलवार पकड़ी और उसे हवा में लहराया। लपटें उठने लगीं, जिससे आसमान में आग के बादल छा गए। बर्फ के बादल दूर चले गए और बर्फ के सभी टुकड़े वाष्पित हो गए। कुछ ही पलों में फिर से मौसम साफ हो गया। क्या अविश्वसनीय दिव्य तलवार है! जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, उसकी मेरिडियन के माध्यम से उसके डेंटियन क्षेत्र की ओर ठंडी ऊर्जा की लहरें उठीं। उसी समय उसकी त्वचा पर बर्फ की परतें जमने लगीं। एक साधारण लाइफिजीजर जिसने ऐसा कुछ अनुभव किया, वह जम जाएगा और जोंबी में बदल जाएगा, लेकिन छोटू को बस कांपना था और बर्फ टूटकर भाप में बदल गई। ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार की प्रचंड गर्म सच्ची ऊर्जा बर्फ की तलवार में प्रवेश कर गई, जिससे ठंडी ऊर्जा दब गई और इसकी सतह पर जटिल सुनहरे डिजाइन प्रकट हो गए। इसके अलावा प्राचीन शैली की लिपि में लिखे अक्षर भी दिखाई देने लगे, जिनमें लिखा था बर्फ आत्मा ईश्वर तलवार। स्पष्टतः यह तलवार का नाम था। यह निर्धारित करना असंभव था कि यह किस सामग्री से बना था, लेकिन स्पष्ट रूप से
चंद्र कोरोना की शक्ति इसके निर्माण का हिस्सा थी। जब इसकी ठंडी ऊर्जा का सामना कॉस्मिक सन फ्लेयर स्वॉर्ड तकनीक की चिलचिलाती गर्म ऊर्जा से हुआ तो दोनों मूल रूप से पूरी तरह से असंगत थे। हालांकि हेल क्रैशिंग गॉड मैमथ की ताकत की मदद से उन दोनों को यिन और यांग के सर्वोच्च अंतिम संतुलन में जोड़ा गया। 3 दिन और 3 रातों की लड़ाई ने बर्फ आत्मा भगवान तलवार की मौलिक प्रकृति को उभरने का कारण बना दिया था। और जैसे जैसे छोटू ने तलवार में और अधिक सच्ची ऊर्जा डाली, उसने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इसे अपने अधीन कर लिया। यह एक शक्तिशाली तलवार थी, नॉनरी लाइफ सीजर के समान स्तर की और जटिल पैटर्न से ढकी हुई थी, जो आंतरिक मेरिडियन की अभिव्यक्ति के अलावा और कुछ नहीं थी। स्पष्ट रूप से इस तलवार में ऊर्जा का अपना सागर था। हालांकि इस समय ये पूरी तरह से खाली थी। इसे पूरी तरह से दबाने के बाद छोटू ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे बर्फ आत्मा भगवान तलवार में जीवन शक्ति झरने के पानी की एक बूंद गिर गई। तुरंत तलवार चमकने लगी और साथ ही इतनी शक्तिशाली ठंडी ऊर्जा का उत्सर्जन किया कि द्वीप और यहां तक कि आसपास का पानी भी जमने लगा। बेशक छोटू पहले से ही तलवार को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, यहां तक कि ऐसे प्रभावों सहित बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तलवार को हवा में समुद्र के पानी की ओर घुमाया। स्विश! ठंडी ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और जब वह पानी से टकराया तो उसने दर्जनों किलोमीटर लंबा बर्फ का रास्ता बना दिया। ऐसी अविश्वसनीय शक्ति! छोटू ने अपना हाथ लहराया और बर्फ आत्मा देव तलवार हवा में तेजी से उड़ गई और शक्तिशाली ठंडी ऊर्जा से घिरा एक बर्फ ड्रैगन बन गया। बहुत बढ़िया! हालांकि अब मुझे तलवार को और भी अधिक कठोर बनाने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार तकनीक के साथ पूरी तरह से समन्वयित हो। उसने अपनी उंगली हिलाई और एक अग्नि ड्रैगन प्रकट हुआ, जो बर्फ के ड्रैगन से मिलने के लिए बाहर निकला। वे दोनों आपस में जुड़ गए, बीच में एक एस आकार बना और बिना एक चक्र बर्फ और आग ने मिलकर एक आदर्श ताइजी प्रतीक बनाया। इसके साथ ही वह अपनी तलवार चलाने की तकनीक को निखारने में जुट गया। आइस सोल गॉड स्वॉर्ड कॉस्मिक सनफ्लेयर स्वॉर्ड तकनीक को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था और इसके विपरीत यिन और यांग के संयोजन ने उनकी तलवार तकनीक को छलांग और सीमा से आगे बढ़ने की अनुमति दी। इन दोनों के संयोजन से यह बहुत संभव लग रहा था कि वह अंतर संस्थागत मार्शल आर्ट प्रतियोगिता पर हावी हो सकता है। आखिरकार उसे लीजेंडरी स्तर के नीचे किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी और उसे इस तथ्य को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी कि उसने बर्फ आत्मा देव तलवार हासिल कर ली है और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग किया है। जैसे जैसे वह संयोजन से अधिक परिचित होता गया, तलवार को नियंत्रित करना आसान होता गया। आखिरकार हालांकि इसमें अपनी आत्मा थी, लेकिन यह मानव रूप लेने में सक्षम होने के बिंदु तक नहीं पहुंची थी। और नरक कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत के लिए धन्यवाद। वह अपनी आत्मा के अस्तित्व को लेने और उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाने में सक्षम था। अब तक तलवार खुद का एक विस्तार थी और वह इसकी ठंडी ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। तलवार मूल रूप से जेड जैसे पत्थर से गढ़ी गई थी, कई बार परिष्कृत की गई थी और फिर अनगिनत वर्षों तक ठंडी लहरों का सामना किया था। यह अनुमान लगाना लगभग असंभव था कि छोटू को इससे कितना लाभ होगा। उदाहरण के लिए यह तथ्य कि उसके पास ऊर्जा का अपना सागर था, उसे लगभग एक नॉनरी लाइफ सीजर की तरह उसके बगल में खड़ा करके उसकी रक्षा करता था। जैसे जैसे वह तलवार को निखारता और उससे प्रशिक्षण लेता रहा, सूरज उगता और डूबता रहा और ज्वार आता जाता रहा। इस बीच उसके डेंटियन क्षेत्र में ज्वाला की चिंगारी और अधिक चमकने लगी, जब तक कि वह पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली नहीं हो गई। चिंगारी के बजाय यह एक दीपक की तरह अधिक थी। इसके अलावा इससे निकलने वाली रोशनी में सभी प्रकार के ज्वाला महल, ज्वाला पगोड़ा और यहाँ तक कि ज्वाला अमर भी दिखाई दे सकते थे। छोटू के साधना स्तर में ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने कभी कॉस्मिक सनफ्लेयर तलवार तकनीक को इस स्तर तक बढ़ाया था, शायद कोई भी नहीं। 3 दिन और 3 रातें बीतने के बाद छोटू नई तलवार तकनीक पर अपने नियंत्रण के स्तर से खुश था। इसके अलावा वह क्विनरी लाइफ सीजिंग के भीतर इतना स्थिर था कि उसे पूरा यकीन था कि सेनरी लाइफ सीजिंग तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी 5 सबसे शक्तिशाली क्षमताएं, फायर डेविल विंग्स, इन्फर्नल डेटी स्पीयर, इन्फर्नल डेटी प्लेट आर्मर, हेलफायर क्रूसिबल और डेविल गॉड सील, अब पहले से कहीं ज्यादा इस्तेमाल करने में आसान थीं। इससे भी ज्यादा उल्लेखनीय बात यह है कि वह अपनी डेविल गॉड सील का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा, रक्त और असली ऊर्जा अवशेषों को लगभग तुरंत ही छिपा सकता था। उन्हें अपने डेंटियन क्षेत्र में एक छोटे अगोचर कण में चूस सकता था। जब वह ऐसा करता तो वह एक बिल्कुल नए लाइफ सीजर से ज्यादा कुछ नहीं लगता, कमजोर और शक्तिहीन। यहाँ तक कि पैट्रियार्क विंड और क्लाउड जैसे लोग भी इस भ्रम को नहीं देख पाते। ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कलाएं वास्तव में क्विनरी लाइफ सीजिंग के दौरान अपने अस्तित्व में आईं और ऐसे पहलुओं को विकसित करना शुरू किया जिन्हें सामान्य मनुष्य समझ नहीं सकते थे। आखिरकार अधिकांश लीजेंडरी ने शाही श्रेणी की ऊर्जा कलाओं का विकास किया, केवल कुछ के पास संत या स्वर्गीय श्रेणी की कलाएं थीं।
सच कहा जाए तो समृद्ध सुंदर महाद्वीप में किसी के पास वर्तमान में कोई स्वर्गीय श्रेणी की ऊर्जा कला नहीं थी। ईश्वरीय श्रेणी की कला तो दूर की बात है, यहाँ तक कि डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के चांसलर के पास भी केवल संत श्रेणी की कला थी, जिसका नाम डेमी इमोर्टल ड्रैगन मैजिक था। कुल मिलाकर छोटू ने द्वीप पर 6 दिन और 6 रातें बिताई थीं। पहला आधा हिस्सा बर्फ आत्मा भगवान तलवार से लड़ने में बिताया गया था और आखिरी आधा हिस्सा नई तलवार ऊर्जा के साथ प्रशिक्षण और अपनी साधना पर काम करने में बिताया गया था। हालांकि वह जानता था कि वे 6 दिन और 6 रातें 60 साल के बराबर थीं। उसने दिन और रात के बीतने का ध्यान खो दिया और अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। जब भी जरूरत पड़ी खुद को फिर से भरने के लिए जीवन शक्ति झरने के पानी का इस्तेमाल किया। हालांकि वह 99 प्राचीन मेघामयमत के स्तर पर बना रहा, लेकिन उसकी अपनी मौजूदा शक्तियों पर उसका नियंत्रण काफी हद तक बेहतर हो गया और उसने स्वर्ग और पृथ्वी की महत्वपूर्ण ऊर्जा, शून्य में महान सूर्य और कैसे आग और बर्फ यिन और यांग की तरह हैं के बारे में अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि प्राप्त की। जैसे ही भोर का सूरज ध्रुव के चेहरे पर गर्माहट लाने लगा, उसने झरने के पानी में स्नान किया, नए कपड़े पहने और फिर संस्थान लौटने के लिए तैयार हो गया। अब जब बर्फ आत्मा भगवान तलवार झरने से हटा दी गई थी तो इसका पानी धीरे धीरे सूख रहा था। जाहिर है तलवार के बिना झरना प्रकृति में सामान्य से थोड़ा अधिक था। संभवतः अंदर बची हुई किसी भी आत्मा ऊर्जा को पूरी तरह से गायब होने में केवल कुछ दर्जन साल लगेंगे। ये बहुत बुरा है। मुझे लगता है कि ये आड़ू के पेड़ भी शायद सूख जाएंगे। ध्रुव ने आह भरी। बर्फ आत्मा देव तलवार के अनमोल खजाने के बिना यह द्वीप जल्द ही अपने सभी चमत्कारी गुणों को खो देगा। जब वह जाने ही वाला था तो अचानक उसे दूर से कुछ तेज आवाजें सुनाई दी। एक शक्तिशाली ऊर्जा कला विशेषज्ञ आ रहा था और सिर्फ एक नहीं, जल्द ही उसने एक पूरे समूह को आते देखा। उन सभी के पास शक्तिशाली साधना आधार थे। ये लोग कौन हैं और वे इस द्वीप पर क्यों आ रहे हैं? उसने तुरंत कार्यवाही करते हुए अपनी रक्षात्मक सच्ची ऊर्जा को सक्रिय किया और फिर धीरे धीरे द्वीप के आसपास के पानी में डूब गया। उसने द्वीप में भी कुछ सच्ची ऊर्जा भेजी ताकि वह देख सके कि वहां क्या हो रहा है। तेज हवाएं द्वीप पर चल रही थीं और जमीन कांप रही थी। कुछ पेड़ तो उखड़ भी रहे थे, जिससे जमीन पर हरे रंग का रस फैल रहा था। सबसे पहले सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी उतरा, जिसके शरीर से एक शक्तिशाली ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। वह धर्मी तो लग रहा था लेकिन धर्मी नहीं, बुरा तो लग रहा था लेकिन बुरा नहीं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वह झरने के मुहाने के ठीक सामने द्वीप के बीचों बीच उतरा। कुछ ही देर बाद कवच पहने हुए 7 अन्य शक्तिशाली व्यक्ति उसके पीछे उतरे। उनके सिर पर लगे पंखों से यह स्पष्ट था कि वे किसी धार्मिक संगठन से नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से समुद्र की सतह पर मौजूद अजीब देशों में से एक से थे। बूढ़ा आदमी झरने के पास गया, अंदर देखा, फिर चिल्लाया, क्या? किसी ने मेरे आत्मा के झरने को लूट लिया। आत्मा की ऊर्जा चली गई है और बर्फ आत्मा भगवान तलवार छीन ली गई है। किसने किया? बूढ़ा आदमी चिल्लाया। किसने मेरी बर्फ आत्मा भगवान तलवार को लेने की हिम्मत की? वह तलवार बर्फ की अनगिनत परतों में बंद थी। केवल एक लीजेंडरी ही संभवतः उस तक पहुंच सकता था। रुको, मुझे मत बताओ कि किसी विशेषज्ञ लीजेंडरी ने तलवार के बारे में पता लगाया और उसे चुरा लिया। हालांकि यह कैसे संभव हो सकता है? यहाँ कोई लीजेंडरी नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वह आदमी पागल होने की कगार पर है, क्योंकि उसने द्वीप को कड़ाके की ठंड से ढकने के लिए अपनी असली ऊर्जा भेजी थी। तुरंत आड़ू के सभी पेड़ मुरझाने लगे और द्वीप सुंदरता से भरी जगह से अराजकता और अव्यवस्था में बदल गया। शांत हो जाओ, पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक, उसके पीछे खड़े एक आदमी ने कहा, जो काले कवच में एक मोटा लाइफ सीजर था। शायद आत्मा की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से रूपांतरित हो गई है और आइस सोल गॉड्सवर्ड अभी भी नीचे है। चलो सेना में शामिल हों और अपनी सच्ची ऊर्जा से आपको मजबूत करें। फिर आप बस नीचे पहुंच सकते हैं और झरने से तलवार को बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हैंगिंग माउंटेन से यंग मास्टर श्राउड हेवन अलायंस में सभी प्रकार के ऊर्जा कला विशेषज्ञों को इकट्ठा करने के लिए नीचे आए हैं। हम ईस्ट सी साधक आइस सोल गॉड्सवर्ड को वश में करने और फिर लीजेंडरी स्तर तक पहुंचने के लिए आप पर भरोसा कर रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम श्राउड हेवन अलायंस के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक बन सकते हैं और उम्मीद है कि हैंगिंग माउंटेन का पक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कफन स्वर्ग गठबंधन, लटकता हुआ पहाड़, ध्रुव ने सोचा, क्योंकि वह सच्ची ऊर्जा के जरिए चुपके से सुन रहा था। बेशक वह इतनी कुशलता से छिपा हुआ था कि सफेद वस्त्र पहने पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक ने भी उसे नहीं देखा, और जो कुछ उसने पहले ही सुन लिया था उसके कारण उसे पूरा विश्वास था कि वह जानता है कि क्या हो रहा है। समुद्र में विभिन्न स्तरों के कई विशेषज्ञ थे जिन्होंने कभी अपना स्वयं का संप्रदाय स्थापित नहीं किया था, या यदि उन्होंने किया भी था तो वे इतने महत्वहीन थे
कि उन्हें महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता था। ऐसे लोगों को अक्सर दुष्ट साधक कहा जाता था। यदि वे कभी एकजुट हो जाएं, तो उन्हें काफी शक्तिशाली माना जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यंग मास्टर श्राउड हेवन नामक कोई व्यक्ति चारों समुद्रों के सभी दुष्ट साधकों को एकजुट करने तथा उन्हें किसी प्रकार का गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहा था, और यह कुलपति फ्रॉस्ट ड्रेक कई छोटे समूहों में से एक का नेता था, जो आइस सोल गॉड स्वॉर्ड को खोजने, उसके साथ विलय कर एक लीजेंडरी बनने और फिर श्राउड हेवन अलायंस के भीतर एक शक्तिशाली शक्ति बनने की उम्मीद कर रहे थे। ध्रुव बता सकता था कि उसने ठंड प्रकार की ऊर्जा कलाओं की खेती की थी, जो बर्फ आत्मा भगवान तलवार के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। अगर उसने वह तलवार हासिल कर ली, तो वह निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगा और उसके पास लीजेंडरी स्तर तक पहुंचने का एक मजबूत मौका होगा। सामान्य रूप से कहें तो ध्रुव द्वारा विकसित की गई कॉस्मिक सन ऑफ फ्लेयर तलवार बर्फ आत्मा भगवान तलवार के साथ उतनी ही संगत होगी जितनी तेल पानी के साथ थी। आखिरकार यिन और यांग के कुछ तत्व होने के बावजूद जो पूरक थे, विरोधी पहलू कहीं अधिक शक्तिशाली थे। शुक्र है उसके पास नर्क को कुचलने वाले गॉड मैमोथ की शक्ति और उसकी नर्क की आग की क्रूसिबल थी, जिससे वह उन्हें बलपूर्वक एक कर सकता था। हैंगिंग माउंटेन, उसने सोचा। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। मुझे सुनते रहना है और देखना है कि क्या मैं अपनी माँ के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। अभी उसके जीवन की दो मुख्य महत्वाकांक्षाएं थीं, अवनी को अपने पैरों तले कुचलना और हैंगिंग माउंटेन पर जाकर अपनी मां को ढूंढना। अपने अधीनस्थ के शब्दों के जवाब में पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक थोड़ा शांत हो गए। 1000 साल पहले उन्होंने कहा, महान गुरु आइस सोल ने खुद इस द्वीप पर साधना की थी, ठीक इस शीर्ष शीत लहर झरने के पास। झरने के मुहाने के नीचे 30,000 मीटर बर्फ का एक रहस्यमय साम्राज्य था, जहां गुरु आइस सोल ने शून्य के जादुई नियमों की अपनी समझ का इस्तेमाल करके आइस सोल गॉड स्वॉर्ड को सील कर दिया था। वहां उन्होंने इसे एक पौराणिक स्तर के हथियार में बदलने के अपने प्रयास में दिन रात परिष्कृत किया। दुर्भाग्य से गुरु आइस सोल ने अंततः साधना विचलन का अनुभव किया और लापता हो गया। संभवतः वह मर गया। जहां तक हथियार की बात है, ये तब से यहां सील है। मुझे इस मामले के बारे में 100 साल से भी पहले पता चला था, और तब से मैं उस तलवार को खुले में खींचने का कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रहा हूं। दुख की बात है कि मैं कभी सफल नहीं हुआ। हालांकि अब जब श्राउड हेवन अलायंस का गठन हो गया है, तो मुझे फिर से प्रयास करने की जरूरत है। उम्मीद है अगर हम अपनी सभी ऊर्जा कलाओं को एक जादू के रूप में बनाने के लिए जोड़ते हैं, तो हम शीत लहर को दबा सकते हैं और तलवार को ऊपर खींच सकते हैं। अगर हम सफल होते हैं, तो सभी आत्मा दवाएं, खजाने और धन जो मैंने फ्रॉस्ट ड्रेक द्वीप पर जमा किया है, वह तुम्हारे लिए होगा। बेशक, साथ आए लाइफ असीजर में से एक ने कहा, आप हमारे समूह की रीढ़ हैं, पैट्रियार्क, इसलिए आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रेक सहित कुल 8 लोग उपस्थित थे, और उनमें से एक समूह ने कुछ भी नहीं रोका, क्योंकि वे झरने के बगल में सेना में शामिल हो गए और एक विशाल जादू संरचना स्थापित की। उनमें से एक समूह ने अपने फेफड़ों की पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, क्योंकि मानव जैसी सच्ची ऊर्जा की अभिव्यक्तियां उनके सभी सिरों के ऊपर आकार लेती थीं, जो फिर ऊर्जा के एक गोले में मिल जाती थीं, जो पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रेक में चली जाती थीं। वह कांप उठा, फिर उसकी ठंडी सच्ची ऊर्जा की एक धारा फूट पड़ी, जो झरने की गहराई में जा गिरी। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर पहले निराशा और फिर हताशा का भाव छा गया। तुम जानवर हो, कमीने! मैंने उस बर्फीली आत्मा वाली भगवान की तलवार के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मैंने 100 साल तक योजना बनाई, मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, और यह सब व्यर्थ था। क्यों? अगर मुझे कभी पता चला कि उस तलवार को लेने की हिम्मत किसने की, तो मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे धरती से मिटा दूंगा। उसकी असली ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई कि अन्य 7 व्यक्तियों को खून की खांसी होने लगी तथा उन्हें प्राण ऊर्जा संबंधी चोटें आईं। तो किसी ने इसे ले लिया। जब पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक गुस्से में चिल्लाया, तो पूरे समूह ने अजीब सी नजरों का आदान प्रदान किया। चलो, उनमें से एक ने कहा, चलो यहां से चलते हैं और कुलपति को शांत होने का मौका देते हैं। इस बात से चिंतित कि पागल कुलपति उन पर अपना गुस्सा घातक तरीके से निकाल सकता है, अन्य लोगों ने सुझाव के जवाब में सिर हिलाया। जैसे ही वे हवा में उड़े, उनमें से एक ने पुकारा, कुलपति फ्रॉस्ट ड्रेक, अपना सिर साफ करने के लिए कुछ समय लें। कौन जानता है, शायद कोई चमत्कार हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। खैर, हम आपको और परेशान नहीं करना चाहते सर, इसलिए हम विदा लेते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा समूह भाग गया। इस बीच पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थीं, और ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो जाएगा और सभी को मार डालेगा। हालांकि अंदर से वह अभी भी अपनी क्षमताओं पर काबू पा चुका था। ठंडी सच्ची ऊर्जा की लहरें उससे बाहर निकलीं, जिसने पूरे क्षेत्र को ढक लिया, हर दिशा में दर्जनों किलोमीटर तक समुद्र को जमा दिया और द्वीप को एक आभासी हिमखंड में बदल दिया। क्रिक क्रैक! अचानक जमे हुए पानी की सतह पर दरारें दिखाई देने लगीं। वहां कौन है? पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक ने चारों ओर देखते हुए चक्कर खाते हुए कहा।
हालांकि वह थोड़ा गुस्सा दिखा रहा था, लेकिन उसकी ऊर्जा, कला और साधना का आधार लगभग पवित्र बेटी बर्फीली यक्षिणी के समान ही था। इसलिए वह कुछ क्षण पहले की ऊर्जा में उतार चढ़ाव को कैसे महसूस नहीं कर सकता था। द्वीप पर मानव सदृश सच्ची ऊर्जा का प्रक्षेपण दिखाई दिया, जिसके कारण आगे बढ़ने पर उसके चारों ओर बर्फ टूट गई और ठंडी ऊर्जा पिघल गई। ऐसा लग रहा था जैसे वसंत की हवा उसे घेर रही हो। उसकी आभा गर्म थी, उसके चेहरे की विशेषताएं ध्रुव की थीं। आप कौन हैं? पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक ने पूछा। हालांकि वह समझ सकता था कि इस व्यक्ति का साधना स्तर जरूरी नहीं कि बहुत ऊंचा हो, लेकिन उसकी ऊर्जा कलाएं बहुत गहरी थीं और वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे नीची नजर से देखा जाए। क्या यह वही तलवार है जिसकी आप तलाश कर रहे थे, पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक? ध्रुव ने हाथ आगे बढ़ाया और एक गहरे हरे रंग की तलवार निकली और उसके चारों ओर घूमने लगी। आइस सोल गॉड स्वॉर्ड। पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक की आंखें अचानक उम्मीद से चमक उठीं। जाहिर है यह एक ऐसा व्यक्ति था जो उससे कमजोर था, जिसने तलवार हासिल की थी, जिसका मतलब था कि शायद चीजें उतनी बुरी नहीं थीं जितनी उसने सोची थीं। अपना गला साफ करते हुए उसने कहा, तो तुम छोटे बदमाश, तुम ही थे जिसने आइस सोल गॉड स्वॉर्ड लेने की हिम्मत की। ध्रुव ने सिर हिलाया। यह सही है, यह मैं ही था। एक शांत साधारण द्वीप में इस तरह की तलवार मिलना वाकई चौंकाने वाला था। अपने होठों को चाटते हुए पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक ने कहा, ठीक है, उस मामले में बेटा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मुझे वह तलवार दो। अगर तुम नहीं दोगे तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। वह पहले से ही अपनी असली ऊर्जा को इस तरह प्रसारित कर रहा था मानो वह किसी हमले की तैयारी कर रहा हो। अब जबकि वह तलवार जो उसे चाहिए थी उसके सामने थी, तो उसके पास उसे जाने देने का कोई रास्ता नहीं था। यह उसकी महान स्तर तक पहुंचने की सारी उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करती थी और यह बहुत महत्वपूर्ण थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? ध्रुव ने कहा। वह हंसा। एक पल के लिए इस पर विचार करो फ्रॉस्ट ड्रैक, यह देखते हुए कि मैंने इस तलवार को अपने अधीन कर लिया है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा कर सकता हूं? क्या तुम वाकई मुझ पर हमला करने की योजना बना रहे हो? सुनो, मेरी सलाह लो। नॉनरी लाइफ सीजिंग तक पहुंचने के लिए तुमने जो भी काम किया है उसके बाद कोई बेवकूफ़ी मत करो। मैं अभी और यहीं तुमसे भिड़ने का कारण यह है कि मैं श्राउड हेवन अलायंस के बारे में जानकारी चाहता हूं। मुझे इसकी पृष्ठभूमि बताओ। और ये यंग मास्टर श्राउड हेवन हैंगिंग माउंटेन के संबंध में कहाँ खड़ा है? मुझे श्राउड हेवन अलायंस और हैंगिंग माउंटेन के बारे में सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। बहुत आत्मविश्वास से भरे पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक ने कहा, क्या तुम पागल हो बच्चे? तुम किसी कुलीन कबीले से होगे, है ना? या शायद किसी बड़े संप्रदाय से। संभवतः तुम्हारे पास कोई खजाना है जिससे तुम आइस सोल गॉड स्वॉर्ड को नियंत्रित कर सकते हो। बर्फ के उस रहस्यमयी साम्राज्य से 30,000 मीटर नीचे से तुम इसे कैसे खींच पाए, इसके लिए कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो? क्या मजाक है? मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। 1, मुझे तलवार दो। दूसरा, मरो। मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु के बीच चुनने देता हूं। आंखें बर्फीली हो गईं। ध्रुव ने कहा, तुम मूर्ख हो। तुम सोचते हो कि क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे पास क्विनरी लाइफ सीजिंग साधना आधार है, इसलिए तुम मुझे हरा सकते हो। खैर, मुझे लगता है कि मेरे पास आपको कफन स्वर्ग गठबंधन के बारे में बताने के लिए मजबूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया। स्विश। कॉस्मिक सनफ्लेयर स्वॉर्ड तकनीक चमकती हुई बाहर निकली, जिसमें आइस सोल गॉड स्वॉर्ड भी शामिल हो गया। वे 2 नाचते हुए ड्रैगन की तरह एक साथ मिल गए, जिससे आग और बर्फ का ताइजी प्रतीक बन गया, जो पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक की ओर घातक तरीके से चला। जैसा कि पता चला, ध्रुव इस अग्नि और बर्फ के ताइजी प्रतीक को पैट्रियार्क फ्रॉस्ट ड्रैक पर प्रयोग करने के लिए बहुत उत्सुक थी, यह देखने के लिए कि यह कितना प्रभावी होगा। इसके लिए नॉनरी लाइफ सीजर से बेहतर कोई परीक्षण विषय नहीं हो सकता था। इसके अलावा अगर वह उसे पकड़ लेता है तो वह शायद श्राउड हेवन अलायंस के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है, एक ऐसा समूह जिसके बारे में ध्रुव ने पहले कभी नहीं सुना था। आखिरकार अगर नॉनरी लाइफ सीजर इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक थे तो यह शक्तिशाली होना चाहिए। जैसे ही आग और बर्फ का ताइजी प्रतीक दिखाई दिया, द्वीप पर एक अविश्वसनीय आभा फैल गई, जिसने क्षेत्र को यिन और यांग दोनों की परम अभिव्यक्तियों से भर दिया। सब कुछ खतरनाक और दर्दनाक तरीके से मुड़ गया और विकृत हो गया। कुलपति फ्रॉस्ट ड्रैक को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें तले हुए आटे की तरह मोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा का सागर दर्द से हिलने लगा। हालांकि कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक को ध्रुव की तलवार देखकर शुरुआत में झटका लगा था, लेकिन एक पल के बाद उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। काफी शक्तिशाली तकनीक, भले ही यह भद्दी लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने सच में आग वाली तलवार की कला, ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार को बर्फ आत्मा देव तलवार के साथ मिला दिया है। उस आग और बर्फ के ताइजी प्रतीक की ताकत कमाल की है। दुख की बात है कि खेती के स्तर तो आखिर खेती के स्तर ही हैं। तुम क्विनरी लाइफ सीजिंग में हो, जो तुम्हें मुझसे इतना नीचे रखता है कि तुम कभी भी मेरे स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते।
इसके अलावा तुमने जो तलवार तकनीक बनाई है वह देखने में बहुत ही डरावनी है। देखो और सीखो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली तलवार तकनीक कैसी होनी चाहिए। मैंने बिना किसी खास तलवार के अपनी साधना की है। मैंने शुद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया। यही मेरा महान स्तर का रास्ता है। शायद तुम्हें पता नहीं कि पूर्वी सागर में फ्रॉस्ट ड्रैक को तलवार चलाने में इतना माहिर माना जाता है कि वह एक ही हमले में पूरी दुनिया को जमा सकता है। जल्दी से आओ। आग और बर्फ का प्रतीक कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक पर गिरते ही उसने तलवार खींच ली। हालांकि यह बताना मुश्किल था कि यह किस तरह के पदार्थ से बनी थी, लेकिन यह साफ तौर पर किसी ठंडे स्टील की बनी थी। इसकी सतह पर बर्फ के टुकड़ों जैसे डिजाइन बने थे। साथ ही 2 शब्द भी लिखे थे, घमंडी बर्फ। यह कोई ऊर्जा का हथियार नहीं था, यह एक असली तलवार थी। मुझे अपनी घमंडी बर्फ की तलवार बनाने में 220 साल और बर्फ के टुकड़े वाले स्टील का एक पूरा भंडार लगा। और अब बेटा, मैं इससे तुम्हारा खून निकालूंगा। जैसे ही वह तलवार बाहर निकली, आसमान में बर्फ के टुकड़े भर गए और भयानक तलवार की ऊर्जा नीचे गिरने लगी। जिस तरह से कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक बर्फ में खड़े थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बेहतरीन तलवारबाज हों, एक ऐसे घमंडी अकेले आदमी की तरह जो अपनी पूरी जिंदगी एक लायक दुश्मन की तलाश में बिता देगा। तलवार की रोशनी चमकी और आग और बर्फ का ताइजी प्रतीक हार गया। न तो ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार और न ही बर्फ आत्मा देव तलवार कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक के सामने टिक पाई। इसके बाद उसने अपनी घमंडी बर्फ तलवार का इस्तेमाल करके अनगिनत तलवार कला के तरीके दिखाए। जैसे ही बर्फ गिरती, वह काटता, चीरता, टुकड़े करता, कुचलता, वार करता और घुमाता। उसने दर्जनों तकनीकें इस्तेमाल की, जिनमें से हर एक में बहुत ताकत और गति थी। बर्फ आत्मा देव तलवार साफ तौर पर घमंडी बर्फ तलवार से कमतर नहीं थी, और फिर भी उससे मुकाबला करने में भी असमर्थ लग रही थी। ध्रुव को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक उस नाम के बिल्कुल लायक थे जिसका उन्होंने जिक्र किया था। तलवार चलाने के मामले में वह निश्चित रूप से सबसे अच्छे थे। हालांकि इसका मतलब यह था कि वह ध्रुव को अपने तलवार कौशल को सुधारने में मदद करने के लिए एकदम सही प्रतिद्वंद्वी था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तलवार की ऊर्जा की 2 और धाराएं छोड़ी। तुम्हारी तलवारबाजी का हुनर बच्चों के खेल जैसा है, कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक ने कहा। उसकी आंखों में तेज चमक थी। यह कदम उठाओ। बर्फीली रात। उसकी तलवार की तकनीक बदल गई। घमंडी बर्फ की तलवार अचानक रुक गई और उसके चारों ओर एक असली ऊर्जा का भंवर बन गया। बहती हुई ऊर्जा ने रोशनी को मोड़ दिया, जिससे पूरा द्वीप काली रात में बदल गया। फिर कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक अंधेरे में गायब हो गया। कोई रोशनी नहीं थी, यहां तक कि ध्रुव की ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार की जलती हुई आग भी चमक नहीं पा रही थी। दूसरी तरह की ऊर्जा की तो बात ही छोड़ दीजिए। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक की तलवार तकनीक, फ्रीजिंग नाइट की यह चाल स्वर्ग और पृथ्वी से अच्छी किस्मत छीनकर रोशनी को मोड़ देती है और लोगों को अपनी इंद्रियां खोने पर मजबूर कर देती है। रहस्यमयी छठी इंद्री भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। बेशक ये तकनीक कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक ने खुद नहीं बनाई थी। उनकी तकनीक दरअसल बहुत पुराने समय की एक तलवार कला थी, जिसे किसी शानदार महान संत ने बनाया था। ध्रुव को पता चल गया कि वह बहुत खतरे में है और उसने तुरंत अपनी तलवार की ऊर्जा की 2 धाराओं को वापस खींच लिया ताकि एक बचाव का घेरा बन जाए। उसने नरक तोड़ने वाले देवदूत की ताकत का सहारा नहीं लिया, क्योंकि वह ज्यादातर अपनी तलवार की तकनीक को सुधारने में दिलचस्पी रखता था और देखना चाहता था कि कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक सच में क्या कर सकता है। जैसे ही उसने अपनी तलवार की ऊर्जा वापस ली, ठंड का एक जोरदार झटका उसकी ढाल से होकर गुजरा, जिसने ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार को हरा दिया और उसकी त्वचा से होते हुए उसके सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। उड़ते सितारे। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक ने ठंडी आवाज में कहा, धमाका। ध्रुव ने अपनी बर्फीली आत्मा देव तलवार निकाली। उम्मीद थी कि वह घमंडी बर्फीली तलवार को खोज लेगा। आखिरकार घमंडी बर्फीली तलवार अचानक दिखती और गायब हो जाती थी। अचानक जब बर्फीली आत्मा देव तलवार बस उस तक पहुंचने ही वाली थी, वह गायब हो गई और सब कुछ फिर से उज्ज्वल और धूप वाला हो गया। ध्रुव वहीं खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके कंधे से खून बह रहा था जहां से घमंडी बर्फ की तलवार ने उसे मारा था। साफ तौर पर उसकी अपनी तलवार की तकनीक अभी अभी हारने वाली स्थिति में आ गई थी और वह कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक की तलवार को रोकने में नाकाम रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी को इस हद तक हिला सकती थी कि भूत और देवता भी रो पड़े। कुछ दूरी पर कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक अपनी तलवार से टपकते खून को देख रहा था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, क्या तुमने कभी यह कहावत सुनी है कि हर काम में माहिर किसी में माहिर नहीं? तुम्हारी तलवार चलाने की तकनीक भी यही है। बर्फ आत्मा देव तलवार पाने से भी तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। असलियत में ध्रुव का खून शुद्ध और लगभग पारदर्शी था, चीनी मिट्टी के बर्तन जैसा। लेकिन शैतान भगवान की मुहर की वजह से ये किसी भी आम लाइफ सीजर की तरह चमकदार लाल दिख रहा था। ये कौन सी तलवार तकनीक है? ध्रुव ने शांत मन से जवाब दिया, यह निश्चित रूप से तुमने नहीं बनाई है। तुम नॉनरी लाइफ सीजर हो सकते हो, लेकिन तुम शायद इस तरह की चालें नहीं कर सकते। चलो, कम से कम मुझे रुक का नाम तो बताओ।
यह साफ तौर पर किसी तरह की प्राचीन तलवार कला है। तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं बेटा, कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। यह तलवार की तकनीक मुझे मिली एक तलवार की किताब के अवशेषों से है जो बहुत पुराने समय में बनाई गई थी। इसमें 7 चालें हैं: बर्फीली रात, उड़ते सितारे, सरसराहट वाली हवा, टूटा चांद, चौंकाने वाले बादल, भयानक नियम, स्वर्ग का विनाश। मैंने अब तक केवल बर्फीली रात और उड़ते सितारे का इस्तेमाल किया है, और पहले से ही तुम घायल हो गए हो, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पीछे हट रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे तलवार की ऊर्जा के साथ अपने अंदर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे? मैं तुम्हें बता दूं, एक बार मेरी तलवार की ऊर्जा किसी दुश्मन में चली जाती है तो उसे निकालना नामुमकिन है। जब तक मैं खुद मदद नहीं करता तुम जल्द ही मर जाओगे। ये एक अच्छी तलवार की चाल है, ध्रुव ने धमकियों को अनदेखा करते हुए कहा। उसके चेहरे पर गंभीर भाव था। उसने अपनी तलवार उठाई और कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक को सलाम किया। चाहे ऊर्जा कला हो या तलवार की चाल, आप मुझसे बड़े हैं। आपकी तलवार अद्भुत और सम्मान के लायक है, और मैं आपके द्वारा दिए गए लड़ाई के सुझावों के लिए सिर्फ धन्यवाद दे सकता हूँ। कृपया मुझे अपनी बाकी चालें दिखाओ, कुछ भी मत छिपाओ, और अगर तुम मारे गए तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लाश को संभाल कर रखूंगा। क्या? कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक ने चौंकते हुए कहा। क्या तुम्हें मेरी तलवार की ऊर्जा से कोई परेशानी नहीं हो रही है? ऊपर देखते हुए उसने महसूस किया कि जिस जगह पर ध्रुव की त्वचा कटी थी वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी, और वहां खून का कोई निशान नहीं था। उसकी त्वचा पहले की तरह ही चमकदार दिख रही थी, और सच में पहले से भी ज्यादा ऊर्जा से भरी हुई लग रही थी, जैसे समुद्र के किनारे से टकराती हुई ऊंची लहरें। कृपया अपनी बाकी चालें जारी रखें, ध्रुव ने अपनी तलवार आगे बढ़ाते हुए और बहुत गंभीर दिखते हुए कहा। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी तलवार के साथ एक हो गया हो, और इसके विपरीत वह बस शांति से कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था, जिससे वह हमला करने से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अचानक कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक को लगा कि वह कांप रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव एक अलग आदमी में बदल गया था। तलवार की ऊर्जा, तलवार की इच्छा और तलवार के तरीके के मामले में एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था जैसे छुरा घोंपने से वह एक साधारण आदमी से एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति में बदल गया हो। ठंडी रात, उड़ते तारे, सरसराहट वाली हवा, टूटा चांद, चौंका देने वाले बादल। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक को बुरा लग रहा था, इसलिए वह हवा में उड़ गया और बिना रुके उसने लगातार 5 चालें चलीं, जिनमें से हर चाल उसके दुश्मन को मारने के लिए थी। पलक झपकते ही द्वीप चकनाचूर हो गया, पत्थर धूल में बदल गए और जमीन समतल हो गई। इन 5 तलवार की चालों का अनुभव करने के बाद आड़ू के फूलों का पूर्व द्वीप जल्द ही पूर्वी सागर में गायब हो जाएगा और पुरानी बात हो जाएगा। ध्रुव ने पहले ही अपने विचारों और मन को अपनी तलवार से मिला दिया था, और इस तरह उसे खुद और अपने हथियार के बीच की सीमा का होश नहीं था। उस पल में उसकी ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार और बर्फ आत्मा देव तलवार सचमुच आपस में मिल गईं, एक अकेली तलवार बन गईं। यिन और यांग का मिश्रण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन। टकराने की आवाजें गूंज उठीं जब उसकी तलवार ने ठंडी रात की घूमती हुई शक्ति का मुकाबला किया। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक चाहे जो भी चाल चले, ऐसा लग रहा था कि ध्रुव अपनी घमंडी बर्फ की तलवार को ढूंढने और उसका सामना करने में सक्षम था। ध्रुव अब सीधे तलवार की तकनीक के रहस्यमय पहलुओं को महसूस कर सकता था, और इस तरह बर्फीली रात और उड़ते सितारों को आसानी से हराने में सक्षम था। जब सरसराहट वाली हवा आई तो तलवार की ऊर्जा हवा में गिरती हुई बारिश की तरह हो गई। इससे पहले कि ध्रुव यह पता लगा पाता कि यह कहां से आ रही है, तलवार की रोशनी अचानक उसके गले पर थी। टूटे हुए चांद के लिए यह ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे कोई निपुण तलवारबाज आसमान में उड़ रहा हो और पूरे चांद को आधा काट रहा हो। अंत में आखिरी चाल थी, चौंकाने वाले बादल। उसने अचानक खुद को बादलों के एक समुद्र के बीच में पाया जो लाखों करोड़ों टकराती हुई लहरों से भरा हुआ था। इन चालों का सामना करने से उसकी क्षमता और भी बढ़ गई, जिससे वह एक और शिखर पर पहुंच गया। ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार तकनीक और बर्फ आत्मा देव तलवार आकाश में उड़ने वाले जुड़वां ड्रैगन की तरह थीं, जो अनगिनत तलवार ऊर्जा की धाराएं छोड़ रही थीं। धमाका! आखिरकार ध्रुव और कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक अलग हो गए। द्वीप के दोनों छोरों पर कई किलोमीटर दूर उतरने के लिए एक दूसरे से दूर उड़ गए। द्वीप अब अनगिनत आड़ी तिरछी खाइयों से भर गया था, जिनमें समुद्र का पानी बह रहा था। झरना भी नष्ट हो गया था, जिससे इलाके में भारी मात्रा में ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। ध्रुव पर और भी घाव दिखाई दे रहे थे, जिनमें उसकी गर्दन, माथे और पेट पर लगे घाव शामिल थे। ये 3 घाव सरसराहट वाली हवा, टूटा चांद और चौंका देने वाले बादलों से आए थे। हालांकि तीनों घावों में से कोई भी खास गंभीर नहीं लग रहा था। अब तक कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक बोलने के लिए बहुत हैरान थे। यह खासकर तब सच था जब उन्होंने ध्रुव के घावों को अपनी आंखों के सामने ठीक होते देखा। कुछ ही सांसों में वे पूरी तरह से गायब हो गए।
कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक अपनी तलवार की तकनीक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि सारी चालें कितनी खतरनाक थीं। असल में जो वार उन्होंने ध्रुव के गले पर किया था वह एक पहाड़ की चोटी को साफ तौर पर काट देने के लिए काफी शक्तिशाली होना चाहिए था, और फिर भी यह उसके लिए सिर्फ एक खरोंच की तरह था। टूटे हुए चांद और चौंका देने वाले बादलों के लिए वे बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन उन्होंने केवल अस्थायी घाव दिए। ठीक है, ध्रुव ने कहा, तुम्हारे पास दो और चालें हैं, है ना? भयानक नियम और स्वर्ग का विनाश। चलो उन्हें देखते हैं। गहरी तलवार तकनीकों की इस लड़ाई में ध्रुव को काफी फायदा हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक एक बेहतरीन तलवारबाज थे और नॉनरी लाइफ सीजर्स में एक खास स्थान रखते थे। उनके पास पुराने समय की एक तलवार की तकनीक थी और यह बताना मुश्किल था कि उन्होंने इसे सीखने में कितना समय बिताया था, लेकिन यह पक्का था कि तलवार तकनीकों के उस समूह में हर एक तरीका अलग था और उसके अलग मायने थे। हालांकि आखिर में वे सभी मारने के लिए ही बनाए गए थे। 5 शानदार तरीके, बर्फीली रात, उड़ते सितारे, टूटा हुआ चांद, सरसराहट वाली हवा और चौंकाने वाले बादल ध्रुव के शरीर पर कई घाव कर गए थे। और अगर यह सच न होता कि नर्क कुचलने वाले देवदूत की शक्ति ने उसे हर तरह के हथियारों से लगभग अभेद्य बना दिया था, तो वह पहले ही कई बार मर चुका होता। सिर्फ इसी बात से ध्रुव जान सकता था कि कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक की तलवार चलाने की तकनीक कितनी गहरी थी, और यह ऐसी चीज थी जिसे सीखने में बहुत समय लगता। सिर्फ 1 साल पहले ध्रुव यान हेवन में युवा अभिजात वर्ग में से एक था, एक बिगड़ा हुआ लड़का जो कुएं के मेंढक से ज्यादा कुछ नहीं था। इतने कम समय में किसी का इस तरह शानदार तरीके से आगे बढ़ना पुराने समय में भी शायद ही कभी देखा गया होगा। तलवार की तकनीक, मार्शल आर्ट के तरीके और ज्ञानोदय, ये सभी ऐसी चीजें थीं जिनके लिए समय और अभ्यास की जरूरत होती थी। एक भी क्षेत्र में लापरवाही करने से बड़ी कमियां हो सकती हैं, और यह सच कि कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक सैकड़ों साल तक जीवित रहे थे यह दिखाता है कि उन्होंने शायद इस तलवार की तकनीक के साथ लगभग उतना ही समय बिताया था। जब एक युवा बदमाश सैकड़ों साल के अनुभव वाले एक बूढ़े आदमी से लड़ता था तो यह स्वाभाविक था कि बाद वाले को साफ फायदा होता। ध्रुव को यह अच्छी तरह पता था, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। इसके बजाय वह उत्साहित था और अपनी तकनीक को और बेहतर बनाने की उम्मीद में और भी मुश्किल से लड़ना चाहता था, और उसे आखिर में जीत हासिल करने की भी उम्मीद थी। बेशक अब तक कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक ने अपनी पुरानी तलवार से सिर्फ 5 तरीके ही दिखाए थे। उनके पास अभी भी 2 और तरीके थे। वे हैं भयानक नियम और स्वर्ग का विनाश। साथ में उन्होंने पुरानी कहावत बनाई कि भयानक नियम और स्वर्ग का विनाश का मतलब है सभी तरह के कानूनों और सिद्धांतों की अनदेखी करना। ये 2 चालें पिछली 5 से बिल्कुल अलग थीं और साफ तौर पर उन सभी में सबसे शक्तिशाली होने के लिए बनाई गई थीं। कुंग फू का सबसे अच्छा तरीका यानी आखिरी हथियार। ध्रुव उन्हें देखना बहुत चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक ने अभी तक उनका इस्तेमाल नहीं किया था। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक जान गए थे कि ध्रुव क्या करने वाला है। वे जानते थे कि तलवार चलाने की तकनीक के मामले में यह दुश्मन उनसे कमजोर है, लेकिन साथ ही उसे हराना नामुमकिन है। ये किसी शैतान या राक्षस से लड़ने जैसा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक जितना ज्यादा गुस्से से लड़ते, यह युवा दुश्मन उतना ही बेहतर होता दिखता। इससे उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्होंने एक शिक्षक का काम कर दिया है। सच में वह पहले से ही इस स्थिति से बचने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि वह अभी भी इस बात को नहीं मान पा रहे थे कि ध्रुव के पास बर्फ आत्मा देव तलवार थी। वह तलवार उनके लिए बहुत ही आकर्षक थी, यह देखते हुए कि यह उनके लिए महान स्तर तक पहुंचने का टिकट थी। लाइफ सीजिंग स्तर असल में जीवन को बार बार पाने के लिए काफी भंडार बनाने के बारे में था। ये सिर्फ महान लोग ही थे जिन्होंने सच में ऊर्जा कला साधना के फायदे उठाने शुरू किए थे और स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ सकते थे। ऊर्जा कला स्तर के 9 चरण जरूरी ऊर्जा से संपर्क बनाने के बारे में थे। लाइफ सीजिंग के 9 स्तर शारीरिक शरीर को फिर से आकार देने और महान स्तर पर कदम रखने के लिए एक मजबूत नींव बनाने के बारे में थे। काम करने के लिए काफी लंबी उम्र के साथ महान लोग आसानी से जादुई नियमों और उनके बदलावों के ज्ञान को हासिल करने पर काम करने में सक्षम होंगे। नॉनरी लाइफ सीजर और एक महान व्यक्ति के बीच का अंतर ऊर्जा के मालिक और लाइफ सीजर के बीच के अंतर से भी कहीं ज्यादा था। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक कई सालों से नॉनरी लाइफ सीजर थे और कभी भी अगले स्तर पर आखिरी कोशिश नहीं कर पाए थे। अब जब उन्हें आखिरकार मौका मिला है तो वह इसे आसानी से नहीं जाने देंगे। ध्रुव को देखते हुए उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है बदमाश, क्योंकि तुम मरना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिरी 2 चालें, भयानक नियम और स्वर्ग का विनाश, इतनी खतरनाक हैं कि वे तुम्हें खून बहाने से पहले ही मार देंगी, और अगर उनसे खून बहा तो इसका मतलब पूरी दुनिया के लिए तबाही होगी, खून की नदियां और लाखों लाशें। जब से मैंने इन 2 चालों में महारत हासिल की है तब से लेकर अब तक मैंने इनका इस्तेमाल एक भी जीवित प्राणी को मारने के लिए नहीं किया है, लेकिन अब मैं इनका इस्तेमाल तुम पर करूंगा, भले ही इसका मतलब यह हो कि मैं शैतान बन जाऊं।
वाह, ध्रुव ने कहा। हालांकि उसने मान लिया था कि ये चालें जानलेवा हैं, लेकिन यह सच कि वे मुसीबत ला सकती हैं उन्हें पहले से भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। आखिरकार दूसरे लोग मुसीबत से डर सकते हैं, लेकिन ध्रुव नहीं। नरक को कुचलने वाले देवदूत की शक्ति शैतानों और राक्षसों को मारने और नरक को कुचलने के लिए बनाई गई थी, तो फिर उसे शैतान से क्यों डरना चाहिए? मरने का समय आ गया है। विनाश का नियम। खून से लाल आंखों से कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक ने अपनी तलवार निकाली। उसकी आभा तुरंत ही पाताल लोक से आए एक विशाल भूत देवता में बदल गई। आसमान में अंधेरा छा गया और सूरज और चांद की रोशनी धुंधली पड़ गई, क्योंकि भूत देवता की चीखें हवा में भर गईं। जहां तक घमंडी बर्फ की तलवार की बात है, तो वह अचानक एक ऐसी आभा से रंगी हुई लग रही थी जो भूतों और देवताओं दोनों से मिलती जुलती थी, लेकिन साथ ही दोनों में से किसी से भी नहीं। यह एक भूत देवता की आभा थी जो स्वर्ग की सीमाओं तक ऊंची थी, जो दिव्य शक्ति का अपमान करती थी और जादुई कानून को नकारती थी। विनाश का नियम। फिर कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक अचानक गायब हो गया, ठीक उसी तरह जैसे ध्रुव ने तेज हमले की खास दांव में महारत हासिल करते समय किया था। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक की एक चाल ने अनगिनत प्राकृतिक और जादुई कानूनों को नष्ट कर दिया और एक जान ले ली। इसने ध्रुव के दिमाग पर इतना गहरा वार किया कि वह सोच नहीं सका और सिर्फ वहीं खड़ा होकर मारे जाने का इंतजार कर सका। एक तलवार की चाल ने प्राकृतिक नियम को नष्ट कर दिया, जादुई नियम को तहस नहस कर दिया और दिल और दिमाग पर हमला किया। इसकी कोई तुलना नहीं थी। हालांकि ध्रुव की तेज हमले की दांव में महारत कुछ मायनों में इसके बराबर थी, लेकिन इस तलवार की तकनीक में चमत्कारी चीजें थीं जो इससे कहीं आगे निकल गईं। आखिरकार यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे बहुत पुराने समय के एक महान संत ने बनाया था, जो उस ज्ञान पर आधारित थी जिसकी तुलना ध्रुव की मृत्यु के वार की कला शायद नहीं कर सकती थी। एक तलवार की तकनीक का इस्तेमाल करके अनगिनत कानून नष्ट कर दिए गए। यह सच में विनाशकारी कानून था। पलक झपकते ही नर्क को कुचलने वाले देवदूत की शक्ति जाग उठी और ध्रुव को होश आ गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपने सामने बर्फ आत्मा देव तलवार बढ़ा दी और कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक की तलवार से टकरा गया। उसी समय उसकी आभा बढ़ गई और उसके नरक के देवता के कवच ने उसके हर अंग को ढक लिया। जब घमंडी बर्फ की तलवार बर्फ आत्मा देव तलवार से मिली तो उनकी आभा तलवार के निकलने के तूफान में फट गई। पलक झपकते ही बर्फ आत्मा देव तलवार को रास्ते से हटा दिया गया और घमंडी बर्फ की तलवार नरक के देवता के कवच की ओर बढ़ रही थी। हालांकि ध्रुव का कवच पहले से ही चीनी मिट्टी के रंग का था और कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक की तलवार चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, वह केवल उसकी सतह को खरोंच सकती थी। स्वर्ग का आनंद लें। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक की आंखों में बुरी चमक आ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उन पर शैतान देवताओं के एक समूह का कब्जा हो गया हो और वह देवताओं की सेना को युद्ध के लिए चुनौती देने के लिए तैयार हों। उनकी घमंडी बर्फ की तलवार से चमकती हुई रोशनी, तलवार की ऊर्जा कई विशाल तारों की तरह थी जो पहले आसमान में ऊपर उठे, फिर उनकी तलवार की नोक पर इकट्ठा होने के लिए नीचे गिरे। एक तलवार का वार स्वर्ग को चीर देगा। कानून को नष्ट करो, स्वर्ग को लूटो, सभी कानूनों और सिद्धांतों को धता बताओ। कुलपति फ्रॉस्ट ड्रैक को विश्वास था कि उनकी तलवार की इच्छा शक्ति हर बाधा को पार करने में सक्षम है और इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ध्रुव का कवच कितना शक्तिशाली था या उसकी सच्ची ऊर्जा कितनी भरपूर थी, ये इस हमले को रोकने में सक्षम नहीं होगा। तलवार की यह एक चाल टूटते तारों के तूफान के समान शक्तिशाली थी। ध्रुव ने अपनी सोच और मन को पहले ही अपनी तलवार के साथ मिला दिया था और इस तरह वह अपने और अपने हथियार के बीच की सीमा से अनजान था। उस पल में उसकी ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार और बर्फ आत्मा देव तलवार सच में एक हो गई, एक तलवार बन गई। यिन और यांग का मिश्रण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शक्ति का अंतिम रूप। जब उसकी तलवार बर्फीली रात की घुमावदार शक्ति से टकराई तो खनकने की आवाजें गूंज उठीं। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक ने जो भी चाल चली, ऐसा लग रहा था कि ध्रुव उसकी घमंडी बर्फ की तलवार को ढूंढने और उससे टकराने में सक्षम था। जल्दी से आओ। जब सरसराहट वाली हवा आई तो तलवार की ऊर्जा हवा में गिरती हुई बारिश की तरह हो गई। इससे पहले कि ध्रुव समझ पाता कि यह कहां से आ रही है, तलवार की रोशनी अचानक उसके गले पर आ गई। जहां तक टूटे हुए चंद्रमा की बात है, तो ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कोई कुशल तलवारबाज आकाश में उड़ रहा हो और पूर्णिमा को दो टुकड़ों में काट रहा हो। आखिरकार अंतिम चाल थी, चौंका देने वाले बादल। अचानक उसने खुद को बादलों के समुद्र के बीच में पाया, जिसमें लाखों करोड़ों लहरें थीं। इन चालों का सामना करने से उसकी क्षमता और भी बढ़ गई, जिससे वह एक और शिखर पर पहुंच गया। ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार तकनीक और बर्फ आत्मा देव तलवार आकाश में उड़ने वाले जुड़वां ड्रैगन की तरह थे, जो तलवार की ऊर्जा की अनगिनत धाराएं छोड़ रहे थे। अंत में यह कभी भी नरक के देवता के कवच को पूरी तरह से भेद नहीं सका और वास्तव में इसके द्वारा नष्ट हो गया। अंततः ध्रुव और कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक अलग हो गए और एक दूसरे से दूर उड़कर द्वीप के दोनों किनारों पर उतर गए, जिससे वे एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर हो गए।
द्वीप अब अनगिनत घुमावदार खाइयों से भर गया था जिनमें समुद्र का पानी बहता था। झरना भी नष्ट हो गया था जिससे क्षेत्र में भारी मात्रा में ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। ध्रुव पर और भी घाव देखे जा सकते थे जिसमें उसकी गर्दन, माथे और पेट शामिल थे। ये तीनों घाव सरसराहट वाली हवा, टूटे हुए चंद्रमा और चौंका देने वाले बादलों से आए थे। हालांकि तीनों घावों में से कोई भी विशेष रूप से गंभीर नहीं था। अब तक कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक इतना सदमे में था कि बोल नहीं पा रहा था। यह तब और भी सच हो गया जब उसने ध्रुव के घावों को अपनी आंखों के सामने ठीक होते देखा। कुछ ही सांसों के भीतर वे पूरी तरह से गायब हो गए। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक अपनी तलवार की तकनीक से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था और जानता था कि सभी चालें कितनी घातक थीं। वास्तव में ध्रुव के गले पर उसने जो वार किया था वह इतना शक्तिशाली होना चाहिए था कि वह पहाड़ की चोटी को साफ साफ काट सके, और फिर भी यह उसके लिए महज एक खरोंच के समान था। जहां तक टूटे हुए चंद्रमा और चौंका देने वाले बादलों का सवाल है, वे बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन उन्होंने केवल अस्थायी घाव ही पहुंचाए। ठीक है, ध्रुव ने कहा, तुम्हारे पास 2 और चालें हैं, है ना? भयानक नियम और स्वर्ग का विनाश। चलो उन्हें देखते हैं। चित्र चावल के दाने के आकार के थे और शब्द उससे लाखों गुना छोटे थे। इन सब को देखते हुए यह तय करना मुश्किल था कि किताब में असल में कितनी जानकारी है। किताब में कुछ सच्ची ऊर्जा डालने पर ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा पाठ में खिंच रही हो। जहां उसने तलवारों से बना एक कब्रिस्तान देखा। कब्रिस्तान के बीच में एक घमंडी, स्वर्ग को चुनौती देने वाला व्यक्ति तलवार से अभ्यास कर रहा था। महान दांव को मारने, स्वर्ग की बेड़ियों को तोड़ने और अनगिनत प्राकृतिक नियमों को खत्म करने की तकनीक को पूरा कर रहा था। शुक्र है ध्रुव की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी और वह अपना मन किताब से बाहर निकालने में कामयाब रहा, जिसे उसने फिर अपनी अंगूठी में फेंक दिया। अब क्या आप मुझे श्राउड हेवन अलायंस के बारे में बताएंगे? यंग मास्टर श्राउड हेवन कौन है? इस पल से कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक के दिल में डर बैठ गया। अब उसके मन में बर्फ आत्मा देव तलवार लेने का कोई विचार नहीं था। आखिरकार वह जानता था कि उसकी जान उसके दुश्मन के हाथों में थी। आखिर तुम कौन हो? तुम इतने मजबूत कैसे हो? तुम श्राउड हेवन अलायंस के बारे में जानकारी क्यों चाहते हो? मैं ही यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ, ध्रुव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मुझे बताओ कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसने कहा, नहीं तो मैं तुम्हारी ऊर्जा के सागर को उड़ा दूंगा, और तुम जानते हो कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक हकलाते हुए बोला। श्राउड हेवन अलायंस एक गठबंधन है जिसे यंग मास्टर श्राउड हेवन ने खुद बनाया है। समुद्र के पार पहले से ही सैकड़ों छोटे संगठन इसमें शामिल हो चुके हैं। गठबंधन का मुख्यालय अराजकता के सागर के बीच में स्वर्गीय दानव द्वीप पर है। लोग कहते हैं कि यंग मास्टर श्राउड हेवन सच में हैंगिंग माउंटेन के बहुत ताकतवर महान संत श्राउड हेवन के बेटे हैं। यंग मास्टर एक महान व्यक्ति हैं और वे स्वर्ग और पृथ्वी पर बड़े बदलाव लाने के खास मकसद से यहाँ आए थे। वह पूरे हरे भरे महाद्वीप को बदलने वाला है। ओह, और वह बदला लेने भी आया है। बदला? ध्रुव ने पूछा। किससे बदला? कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक ने जवाब देने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं की। लगभग ऐसा लगा जैसे उन्हें डर हो कि वे शायद बहुत धीरे बोल रहे हैं और इस वजह से ध्रुव अधीर होकर उन्हें मार देगा। माना जाता है कि यह पहली बार नहीं है जब यंग मास्टर श्राउड हेवन यहाँ आए हैं। सालों पहले अपनी पहली यात्रा पर उनका सामना डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के क्राउन प्रिंस से हुआ था। जब वे लड़े तो यंग मास्टर हार गए और उन्हें हैंगिंग माउंटेन में वापस भागना पड़ा। फिर से क्राउन प्रिंस? ध्रुव ने सोचा। ठीक है, अगर यह यंग मास्टर श्राउड हेवन क्राउन प्रिंस के खिलाफ है तो यह मेरे लिए अच्छी बात है। फिर भी वह एक दानव शैतान है। अलग अलग जातियां अलग अलग सोचती हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत ही उसका दोस्त बन जाऊंगा। ये जानते हुए कि उनकी जान खतरे में है और कुछ भी छिपाना नहीं चाहते, कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक ने आगे कहा, क्राउन प्रिंस सोसाइटी बहुत बड़ी है और उसके कई बड़े संगठनों से संबंध हैं। इसलिए यंग मास्टर श्राउड हेवन गठबंधन बना रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर क्राउन प्रिंस सोसाइटी से लड़ने के लिए काफी लोग जुटाए जा सकें। अंतर संस्थागत मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान यंग मास्टर श्राउड हेवन अपनी चाल चलेंगे, क्राउन प्रिंस को औपचारिक रूप से चुनौती देंगे और उसे मार देंगे। इससे उन्हें ऐसी इज्जत मिलेगी जो हमेशा बनी रहेगी। मैं समझ गया, ध्रुव ने कहा। बहुत बढ़िया। वैसे मैंने अभी अभी जो दवा वाली गोलियां लीं वे कौन सी थीं? ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई लाइफ सीजर बना सकता है। वे यंग मास्टर श्राउड हेवन की तरफ से एक तोहफा थीं। उन्हें नेसेंट डिविनिटी पिल्स कहा जाता है और उनका मुख्य तत्व स्वर्ग से परे की एक दिव्य दवा है। तुम्हें हरे भरे महाद्वीप में ऐसी गोलियां कभी नहीं मिलेंगी। हमारा महाद्वीप बस बहुत ही निचले स्तर का है। मैं समझ गया, ध्रुव ने कहा। अब जब उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए थे तो उसे सोचना था कि उनका क्या मतलब है। जहां तक कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक का सवाल है, उन्होंने कहा, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए।
इस मुकाम तक साधना करना आसान नहीं रहा है। मैं मरना नहीं चाहता। मैं आपका सेवक बन सकता हूँ। मैं आपके लिए जी जान से काम करूंगा। तुम्हारे जैसे ताकतवर नौकर को पाकर मैं थोड़ा असहज महसूस करूंगा। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं जा रहा हूँ। बेशक मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी तलवार की ऊर्जा छीन लूंगा ताकि तुम और कोई बुराई न कर सको। श्राउड हेवन अलायंस की स्थापना दानवों में से एक ने की थी, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे कोई अच्छा काम करें। अब से तुम वहां मेरी आंखें और कान बनोगे। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो आखिरकार मैं तुम्हारी तलवार की ऊर्जा को खोल दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक में सच्ची ऊर्जा की एक शक्तिशाली धारा भेजी। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक चीख उठे जब उनके पेट के क्षेत्र में सच्ची ऊर्जा की 7 छोटी तलवारें दिखाई दीं, जो उनकी 7 खतरनाक चालों, बर्फीली रात, उड़ते सितारे, सरसराहट वाली हवा, टूटा चांद, चौंका देने वाले बादल, भयानक नियम और स्वर्ग का विनाश का प्रतीक थीं। ये वह सारी तलवार ऊर्जा थी जिसे उन्होंने सालों की मेहनत से विकसित किया था। ध्रुव उन्हीं 7 तलवार की चालों में माहिर होना चाहता था, और अगर उसे उनका आम तरीके से अभ्यास करना होता तो कौन जानता था कि ऐसा करने में उसे कितना समय लगता। लेकिन अगर वह सिर्फ तलवार की ऊर्जा निकालता तो वह कुछ ही दिनों में उनमें माहिर हो सकता था। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर सकते। अजीब सच्ची ऊर्जा का टकराव बहुत खतरनाक होगा, लेकिन हेलफायर क्रूसिबल के साथ ध्रुव के लिए यह एक आसान काम होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक के भीतर से 7 छोटी तलवारें निकालीं, जो तब एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह ढीला पड़ गया। हालांकि वह अभी भी एक नॉनरी लाइफसीजर था, लेकिन उससे कमजोर कोई और नॉनरी लाइफसीजर मिलना मुश्किल था। वास्तव में एक शीर्ष ऑक्टोनरी लाइफसीजर के लिए उसे युद्ध में हराना शायद आसान होगा। ध्रुव ने केतली के नीचे से जलाने वाली लकड़ी इकट्ठा कर ली थी, और ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक अपनी आंखों में दुश्मनी की झलक को रोक सके। क्या अब तुम मुझसे नफरत करने लगे हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अंदर एक सीलिंग मार्क भी लगाने जा रहा हूं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुम मुझसे संपर्क कर सको। साथ ही अगर तुम मेरे खिलाफ कोई विचार रखते हो तो हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। इसके साथ ही उसने कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक में डेविल गॉड सील की कुछ सच्ची ऊर्जा भेजी। वह पहले से ही पूरी तरह से निराश था। अपने शरीर के माध्यम से अपनी सच्ची ऊर्जा को प्रसारित करने के बाद भी उसे पता नहीं था कि वह सीलिंग मार्क कहाँ था, और फिर भी वह महसूस कर सकता था कि ध्रुव का सच में उस पर पूरा नियंत्रण था। अब से उसके लिए ध्रुव के खिलाफ काम करना नामुमकिन होगा। वह सिर्फ वही कर सकता था जो उसने कहा था, और उम्मीद करता था कि ध्रुव किसी तरह खुद को मार डाले। ऐसा कहकर ध्रुव हवा में उड़ गया और बादलों के समुद्र में गायब होने से ठीक पहले उसने कहा, अपना ख्याल रखना कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक। कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक उस द्वीप की जमीन पर गिर पड़ा जिसे उसने अपनी तलवार की ताकत से लगभग नष्ट कर दिया था। इस पल तक वह निराश हो चुका था, और लगभग उसे ऐसा लग रहा था कि वह आत्महत्या करने के लिए पानी में डूब जाएगा। हालांकि कुछ समय बीतने के बाद उसने फैसला किया कि खुद को मारना शायद सबसे अच्छा काम नहीं था। हवा में उड़ते हुए वह दूर चला गया, और इस तरह ध्रुव श्राउड हेवन अलायंस में एक मोहरा रखने में कामयाब रहा। वह मोहरा निश्चित रूप से भविष्य में काम आएगा, खासकर जब क्राउन प्रिंस सोसाइटी और श्राउड हेवन अलायंस के बीच लड़ाई छिड़ेगी। ये बिल्कुल पुरानी कहावत की तरह था, जब सैंड पाइपर और क्लैम लड़ते हैं तो मछुआरे को फायदा होता है। सब कुछ जिस तरह से हुआ उससे बहुत खुश होकर ध्रुव वापस डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट की ओर चल पड़ा। चीजों के जिस तरह से घटने के कारण वह अब खुलकर अपनी असली ताकत के करीब शक्ति दिखा सकता था। ब्रह्मांडीय सूर्य ज्वाला तलवार का बर्फ आत्मा, देव तलवार के साथ संयोजन और दूसरी 7 तकनीकें जो उसने हासिल की थीं, उसे लाइफसीजिंग स्तर पर हावी होने और शायद किसी को भी मार डालने में सक्षम बनाती थीं, यहां तक कि नॉनरी लाइफसीजर को भी। अब वह नरक को कुचलने वाले देवदूत की शक्ति पर निर्भर हुए बिना अपने साधना स्तर के किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर सकता था, जिसका मतलब था कि डेमी इमोर्टल संस्थान के दूसरे सभी छात्रों को उनकी जगह पर रखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। बेशक डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट एक रहस्यमय गहरा स्थान था, और कॉन्क्लेव के छात्रों में बहुत सारे विशेषज्ञ थे। उनमें से कुछ शायद बुरे साधक कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए वह अपनी सुरक्षा कम नहीं कर सकता था। लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में उसे विश्वास था कि वह अभी भी उनमें से किसी को भी मात देने में सक्षम होगा। वापस उड़ते समय उसने तलवार ऊर्जा की 7 धाराएं लीं जो उसने कागरा फ्रॉस्ट ड्रैक से ली थीं, और उन्हें अपने हेलफायर क्रूसिबल में शुद्ध किया। जल्द ही वे उसकी अपनी तलवार तकनीक का हिस्सा बन गईं। अब वह सच में तलवार चलाने में माहिर हो चुका था, किसी भी दूसरे तलवारबाज की तरह जिसने इस हथियार के अध्ययन में 100 या उससे ज्यादा साल बिताए हों। उसे पूर्वी सागर छोड़कर डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसने कोई बड़ा तमाशा नहीं किया, बल्कि अपने कमरे में लौट आया और स्वर्णिम, हेमाक्ष, देवांकर और सिफान को संदेश भेजा। उसके चारों कसम खाए भाई अब लाइफसीजर थे और कुलीन छात्र थे।
पदोन्नत होने के बाद से वे पूरे समय एलीट छात्रों के कॉलेज में रहे थे, जिससे फनायरा या क्राउन प्रिंस सोसाइटी के लिए उनके खिलाफ कुछ भी करना नामुमकिन हो गया था। आखिरकार वहां हत्या करना मना था। इसी वजह से कुछ समय पहले भावीर, बीरांगर और बाकी लोगों ने ध्रुव को एलीट छात्रों के कॉलेज से बाहर निकाल लिया था ताकि उसके साथ कुछ किया जा सके, नहीं तो उन्हें सजा मिलती। जैसे ही उसने अपना संदेश भेजा, उसके चारों दोस्त उसके मंदिर पहुंच गए। वे सभी बहुत उत्साहित थे। भाई, क्या तुमने सुना? स्वर्णिम ने कहा। कुछ बड़ा हुआ। मुशारा और बीरांगर मर गए। वे भावीर नाम के एक और कुलीन छात्र के साथ बाहर गए थे और कुछ दानव शैतानों ने घात लगाकर उन्हें मार डाला। पहले से ही जांच हो रही थी और भावीर और क्राउन प्रिंस सोसाइटी के कुछ दूसरे सदस्यों को इस मामले के कारण सजा दी गई। बेशक हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है। ध्रुव ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, ये हमारे लिए अच्छी बात है। मुझे लगता है उन्होंने अपनी कब्र खुद खोदी। बेशक उसने इस मामले में अपनी भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उन्हें पता होता और फिर यह बात सामने आ जाती तो वे अपनी शामिल होने से इनकार नहीं कर सकते थे, और जितने कम लोगों को सच पता होगा उतना ही अच्छा होगा। आखिरकार अगर वे गलत आदमी के हाथों पकड़े जाते तो यह मुमकिन था कि सच्चाई निकालने के लिए आत्मा खोजने वाली ऊर्जा कलाओं का इस्तेमाल किया जा सकता था। बहुत अधिकारपूर्ण ढंग से बोलते हुए देवांकर ने कहा, लगता है संस्थान को वज्रा की मौत के बारे में भी पता चल गया है। हॉल ऑफ करेक्शंस ने कई बुजुर्गों को जांच के लिए नियुक्त किया। उन्होंने उस दिन मौजूद जेंटलमैन सोसाइटी के सभी लोगों से पहले ही पूछताछ कर ली है। शुक्र है उन सभी ने एक ही कहानी बताई। फेनकॉर्प्स पर्वत में प्रवेश करने के बाद वे वज्रा से अलग हो गए और उसे फिर कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि किसी ने भी हमसे मुलाकात का जिक्र नहीं किया क्योंकि बुजुर्ग कभी कोई सवाल पूछने नहीं आए। ऐसा लगता है कि अब हम सच में साफ बच गए।